बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी अर्थात भूगोल बीए प्रथम सेमेस्टर के मॉडल पेपर के बारे में। अर्थात जियोग्राफी में जो है कैसे कैसे प्रश्न आने हैं। अर्थात भूगोल की बात की जाए तो भूगोल में कैसे कैसे आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं, जो कि लिखित टाइप की परीक्षा होनी है उनमें। ओके, तो उनके लिए एक प्रकार से एक वीडियो ऑलरेडी पहले से हमने जो है डाल रखी है, उसको देख लीजिएगा। हालाँकि उसको एक वीडियो में नहीं थी वो, थोड़ा-सा आधा पार्ट उसका 30 मिनट का होगा और दूसरा भी 30 मिनट का होगा, तो 2 पार्ट में वो वीडियो डिवाइड है और आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ओके? तो आप उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा। बाकी हमारे ऑब्जेक्टिव वाले जो छात्र-छात्राएँ हैं, ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर हमने पहले से अपलोड कर दिया है। 3-4 मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के हैं, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती तो मैं एक आध ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर और आपको दे दूँगा ज्योग्राफी का, ओके? तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें कि हाँ सर जी चाहिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में चाहे वो लिखित वाले बच्चे हों हमारे, चाहे ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हों, दोनों लोगों के लिए वो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि यह वीडियो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाला है आपको, तो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल करके बैठ जाइए और आसानी से बताई गई हर एक बातों पर ध्यान रखिएगा। जो बातें इस मॉडल पेपर में आपको बताई जा रही हैं, उनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। परीक्षा में अगर आप जाएँगे, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ होगा और मात्र एक वीडियो अगर आप लोगों ने कुछ भी अगर भूले भटके बिसरे अगर आप आ गए हैं चैनल पर, तो आप सोचिए कि अगर एक भी वीडियो कोई शुक्ला एटी पॉइंट की आपने देख ली, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज़्यादा जानकारी मैं एक वीडियो में देता हूँ। हर एक वीडियो में पूरा का पूरा जो है पाठ्यक्रम समाहित करने का प्रयास मेरा रहता है और यही विशेषता है कि आप लोग मुझे प्यार दुलार दे रहे हैं और इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज शुक्ला एटी पॉइंट फैमिली जो है आपकी 2,54,55,000 के आस-पास जो है आप लोग जुड़ चुके हैं। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का और इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें और ये आपका खुद का चैनल है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं और आपको ये भी बता दूँ कि आने वाले जैसे कि आप सेकंड सेमेस्टर में जब जाएँगे तो उसके लिए तैयारी के लिए आपका एक ऐप हमने लॉन्च किया है। शुक्ला स्टडी पॉइंट ऐप है, वो एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसमें शुरू से लेकर के जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 उसके पीडीएफ नोट्स साथ ही साथ आपको वहीं पर जो है कोर्सेस मिल जाएँगे। कहाँ पर? शुक्ला स्टडी पॉइंट जो ऐप हमने एप्लीकेशन लॉन्च की उस पे। लेकिन यूट्यूब पर आपकी क्लासेस जो हैं चलती रहेंगी। जो इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी आपके जो जैसे कि डेमो क्लासेस या फिर और भी क्लासेस, जैसे कि इस समय यूट्यूब पर वीडियो चल रही है, इससे पहले चल रही थी, उससे अधिक मात्रा में यूट्यूब पर भी वीडियो आपको मिलेंगी। लेकिन जिन छात्र छात्राओं के अंदर प्रतिभा है, वो टॉप करना चाहते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जो है कॉलेज में नाम करना चाहते हैं, अपने कॉलेज का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए खास करके हमने ऐप एप्लीकेशन लॉन्च करवाया है अपना। और उस पर अब आपके लाइव क्लासेस, उस पर डाउट सेशन आपके, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स और उसके बाद में वीकली टेस्ट वगैरह, ये सब आपको वहाँ पर जो है एप्लीकेशन पर देने का प्रयास किया जाएगा। हालाँकि अभी आप लोग जो है हिंदी का कोर्स उस पे लॉन्च किया गया है, उसको आप लोग जो है जाकर के देख सकते हैं और बाकी जो है जो सब्जेक्ट है उनके स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको उस ऐप पर हमने दे दिया है, तो आप लोग जाकर के वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि एप्लीकेशन में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, आप हमसे जो है एक प्रकार से कनेक्टेड हो पाएँगे और यूट्यूब तो है ही अपना एक बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म, लेकिन जो है आपको अगर पूरा विस्तार से पढ़ना तो इस मतलब कि यूट्यूब पर उतना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता, इसीलिए हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया। बाकी एप्लीकेशन लाने का मेरा कोई कारण खास मकसद नहीं है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो आप लोग अपने मन से वो भ्रम निकाल दीजिए। अभी आप लोगों ने देखी मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आप लोगों ने हिंदी साहित्य की क्लास देखी, बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। कानपुर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हुई, उसका पेपर आपके समक्ष मतलब कि पेपर हमारे पास बच्चों ने भेजा और उसका बहुत-बहुत धन्यवाद जिसने पेपर भेजा। और आपको बता दें ये भी कि जो है जैसे हमने उसका पूरा का पूरा सॉल्व आपको दे दिया है। तो जितने भी अगर हिंदी वाले छात्र-छात्राएँ हैं, ऑब्जेक्टिव में वीडियो देखना है तो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाकी 2 मॉडल पेपर मेरे पड़े हुए हैं, महासंग्राम वीडियो पड़ी हुई है, उन सभी को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपको जो है तैयारी हो जाएगी और बाकी और अच्छी तैयारी अगर आपको करनी है अच्छे तरीके से, तो आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं। शुक्ला आईटी पॉइंट का कोर्स एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। शुक्ला आईटी पॉइंट एप्लीकेशन है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ओके? चलिए, आपको अब बिना समय गँवाए हुए हम लिखित मॉडल पेपर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इसमें कैसे-कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएँगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर बस ऐसे ही प्रश्न आपके आएँगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं ये। आइए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हमने खुद अपने हाथों से इनको लिखने का प्रयास किया। मैं देखता हूँ कि ऐसे प्रश्न जो कि लगातार आते हैं, उनको मैं छाँटता हूँ बाकायदा, इन पे मेहनत करता हूँ और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। चलिए।
बीए प्रथम वर्ष भूगोल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र है आपका, उसका नाम क्या है? भौतिक भूगोल आपके पेपर का नाम है, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी एक ही बात है, बात ध्यान रखेंगे। जियोग्राफी का एक पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा पार्ट आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, शायद आपको सेकंड सेमेस्टर में मिले पढ़ने को, तो ये बात ध्यान रखेंगे। मॉडल पेपर है ये 2022 का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें रखे गए हैं। आपका पेपर 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। ये बात ध्यान रखें, जिनकी संख्या आपकी कितनी होती है? 10 होती है। 10 के 10 प्रश्न आपके करने होते हैं। जो लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं उनकी संख्या आपको 8 देगा, 8 में से केवल 5 प्रश्न करने होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो समय सीमा होती है या शब्द सीमा जो होती है, तो शब्द सीमा समय सीमा कोई नहीं दी जाती है। शब्द समय सीमा आपको 3 घंटे की पूरे के पूरे पेपर को हल करने की दी जाएगी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि 8 प्रश्न आपको मिलेंगे। 8 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न करने होंगे? 5 प्रश्न करने होंगे लघु उत्तरीय के। एक प्रश्न के उत्तर को आपको 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा वहां पर, ठीक। और आपको बता दूं जो खंड सा होगा आपका, उससे दीर्घ उत्तरीय अर्थात विस्तृत उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो जो प्रश्न होंगे दीर्घ उत्तरीय वाले, उनको वो 4 संख्या में आपको दिए जाएंगे। लेकिन हमने इस वीडियो में 5 प्रश्नों को रखा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने उसको तैयार कर लिया, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में वही प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से केवल आपको 2 करने होंगे। ये बात भी ध्यान रखेंगे, हमने 5 दिया है, इनमें से 2 करने के लिए कहा है। तो एक प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर आपको 10 अति लघु उत्तरीय और 8 जो है लघु उत्तरीय और उसके बाद में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो कि मोस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इनको अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे। ओके, पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि मानसून से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानसून क्या होता है। प्रश्न क्या है कि मानसून से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आप लिखेंगे कि मानसून शब्द जो है वो कहां से, भाई किस भाषा से है? तो मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना। किससे बना है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। कौन? जो मौसम आपका शब्द है, सॉरी मानसून। तो मानसून जो शब्द है वो किस भाषा से है? अरबी भाषा का शब्द है, जिस और अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? तो मौसम शब्द से बना है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है? प्रश्न ये पूछता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से हुई है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आप बताएंगे किससे हुई है भाई? मौसम शब्द से हुई। तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके बन सकते हैं। ओके, आप आगे लिखेंगे कि जिसका तात्पर्य अर्थात मानसून का तात्पर्य किससे ले आता है? तो मौसम शब्द से तात्पर्य मतलब जो बना है अरबी भाषा का, और मौसम शब्द का मतलब होता है मौसम। ओके, तो जनरली हम लोग जो है मौसम से तात्पर्य किसका लेते हैं? मौसम का लेते हैं। और मानसून की बात की जाए तो मानसून एक प्रकार की हवा होती हैं, और ये ऐसे हवाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो वर्ष में अपनी दिशा मौसम के अनुसार क्या करती हैं? बदलती रहती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो वर्ष भर मौसम के हिसाब से या मौसम के अनुसार अपनी दिशा जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। मानसूनी प्रदेशों में हवाएं प्रत्येक 6 महीने में अपनी प्रवाहित दिशा के बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। जैसे मान लेते पछियाव चल रही 6 महीने को, उसके बाद में फिर क्या हो जाएगी भाई? पूर्वाई चलने लगेगी, या जो है दक्षिणाहार या फिर उत्तराही चलने लगेगी। इस प्रकार से थोड़ा सा विपरीत हो जाएगी, और ठीक विपरीत लगभग, जैसे कि अगर इधर बह रही तो उसके जस्ट विपरीत जो है बहने लगेगी। तो प्रत्येक 6 माह में अपनी प्रवाहित दिशा के बिल्कुल विपरीत हो जाती है। और जो मानसून की पवनें होती हैं, यह पवनें जो होती हैं गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से, तथा सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जानी जाती हैं। तो मानसून की जो पवनें होती हैं उनको हम दक्षिण पश्चिम, जब गर्मी होती है तो उसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है। और जब ठंडी होती है तब उसमें क्या होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, जिसको लौटता हुआ मानसून उधर से लौट रहा है, उसके बाद में बारिश हो गई तो वो उत्तरी पूर्वी मानसून, मतलब उत्तरी पूर्वी दिशा से आ रही बारिश हो रही है। अब जब आप देखते हैं जो है दक्षिण से शुरुआत जब पानी बरसने की होती है, तो आप देखेंगे दक्षिण भारत से ही पानी जो है बरसना प्रारंभ हो जाता है। तो दक्षिण में ही मानसून दक्षिण से ही आता है। किससे आता है? तो गर्मियों में अभी जब आपका आएगा, जैसे जुलाई अगस्त आएगा, मतलब कि जुलाई के आसपास से जून आएगा, तो आप देखेंगे कि जो है मानसून, कहेंगे कि मानसून आ गया। तो वो मानसून एक प्रकार से पवनें होती हैं जो कि दक्षिण और पश्चिम जो है एक प्रकार से दिशा से आती हैं। तो गर्मियों में उनको दक्षिण पश्चिम मानसून, और सर्दियों में बात की जाए तो हम क्या कहते हैं? सर्दियों में उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। बोलो, मानसून के बारे में अगर इतना आप लिख देंगे तो 50 शब्द आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, ये और अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न क्या है कि सूर्य तप से आप क्या समझते हैं? सूर्य तप क्या होता है? सूर्य प्लस आतप से बना है सूर्य तप। सूर्य का मतलब होता है सूर्य, आतप माने होता है आतप पर्यो प्रभात। आतप माने होता है जो सूर्य की किरणें होती हैं जो आ रही हैं, तो वो होता है। तो सूर्य तप का तात्पर्य क्या होता है? जो सूर्य की किरणें हैं। अब
सूर्यातप जो दोनों शब्द मिलकर के बना, इसका मतलब होता है कि जो किरणें सूर्य से पृथ्वी पर आई और आने के बाद में हुआ क्या कि इसी पृथ्वी पर जो है पृथ्वी के जो है धरातल से टकराई, टकराने के बाद में थोड़ा सा वापस होने की प्रयास करती है। और तो कुछ किरणें जो होती हैं जिनकी तीव्रता ज़्यादा होती है वो किरणें तो निकल जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें जो वायुमंडल में बहुत सारी हवाएं हैं, धूल है, मिट्टी के कण हैं जो कि वायुमंडल में भ्रमण कर रहे हैं, वायुमंडल में सघनता बनाए हुए हैं, वो हवाएं, वो पवने और वो जो धूल के कण है, वो मिट्टी के जो कण हैं, वो क्या करते हैं, वो सूर्य के जो किरण है उस सूर्य की किरण को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं उनको क्या कर लेते हैं भैया, उनको अपने आप में समाहित कर लेते हैं जो यहाँ की हवाएं हैं। और जब समाहित कर लेती हैं इसके कारण से क्या होता है, वातावरण गर्म हो जाता है और आप कहते हैं कि क्या है भाई, तापमान बढ़ गया है। और जब कम होती है तो आप कहते हैं तापमान घट गया है। तो सूर्यातप जो होता है वो तापमान को बढ़ाने और घटाने में योगदान देता है। जो सूर्य की गर्मी अर्थात कितना तापमान होगा वो सूर्यातप से निर्धारित होता है। सूर्य की जो गर्मी होती है, वो जो प्रकाश होता है, वही वायुमंडल में जो है वापस नहीं हो पाता है, वही पूरे के पूरे वायुमंडल में भ्रमण करता रहता है, वही आपका होता है सूर्यातप। अगर इसको आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे भाई सूर्यातप के बारे में, कैसे लिखेंगे सूर्यातप के बारे में, आप लिखेंगे कि सूर्यातप या सूर्याभिताप जो होता है सौर ऊर्जा या सौर शक्ति, उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्रकाश। वैसे सूर्याभिताप, सौर ऊर्जा, सौर शक्ति और सूर्यातप बात एक ही बात होती है, इसको हम एक ही कहते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम उस प्रकाश को कहते हैं सूर्यातप या सूर्याभिताप या सौर ऊर्जा शक्ति, सौर शक्ति हम उसको कहते हैं, उस ऊर्जा को कहते हैं, उस शक्ति को कहते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं जो प्रकाश एवं उष्मा के रूप में धरातल को प्रकाश की गति से एवं लघु तरंगों के रूप में सूर्य से प्राप्त होती हैं। इसे सौर विकिरण या फिर सूर्यातप या सूर्याभिताप या सौर ऊर्जा या सौर शक्ति के नाम से जाना जाता है। ओके, एक व्यक्ति है, महान जलवायु वेत्ता है, उनका नाम है ट्रिवार्था। ट्रिवार्था एक महान जलवायु वेत्ता है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि ट्रिवार्था कौन है, तो महान जलवायु वेत्ता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि सूर्यातप के को और किस नाम से आना था, तो सौर विकिरण भी कह सकते हैं उसको हम, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो जो जलवायु वेत्ता है ट्रिवार्था महोदय कहते हैं कि सूर्य की विशाल ऊर्जा का मात्र 2 अरबवां भाग ही धरातल पर हवाओं एवं धाराओं को गतिशील रखता है। क्या, जो सूर्य ऊर्जा का या सूर्य की जो विशाल ऊर्जा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा सूर्य में होती है, और जो उस ऊर्जा का मात्र 2 अरबवां भाग, कितना भाग भाई, मात्र 2 अरबवां भाग ही धरातल पर हवाओं एवं धाराओं को गतिशील रखता है। और आगे कहते हैं कि सूर्य से ताप का विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है जो 1/250 से 1/6700 मिलीमीटर लंबी होती है तथा 1,86,000 मील अर्थात 13 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। इसे सौर विकिरण या सूर्याताप के नाम से जाना जाता है। ओके, एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है केंड्रिव, और केंड्रिव महोदय सूर्याताप की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि सूर्य से, लिखिएगा सभी लोग लिख लीजिएगा इस केंद्रीय महोदय की परिभाषा को, बड़ी छोटी सी है, उसके बाद में वायर्स महोदय की परिभाषा आपको बता दें तो बस आपका काम हो जाएगा, आसानी से आप लिख दीजिएगा। तो एक आध दो विद्वानों के अनुसार अगर आप परिभाषा को याद करे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, चार मतलब एक पर 4 चांद हो जाएगा आपका। कहते नहीं कि हाँ, जैसे कि एक सूखी रोटी अगर आप खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा अगर घी लग जाए, मक्खन लग जाए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप उत्तर लिख रहे होते हैं और उत्तर में जब किसी कोटेशन को लिख देते हैं, किसी कथन को लिख देते हैं, किसी विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो 4 चांद लग जाता है उस पर। अर्थात जैसे कि किसी घर में मान लेते हैं कि किसी दीवार है, दीवार पे खाली प्लास्टर हुआ है और उसके बाद में उस दीवार पर जो है पोताई हो गई है, उस पर रंग चढ़ गया है, तो उस दीवार में थोड़ा सा खुरदरापन दिखाई पड़ेगा। लेकिन वही दीवार है, प्लास्टर के बाद में उस पर पुट्टी हो गई है, उसके बाद में अगर उस पर पेंट होता है तो वो और ज़्यादा क्या इफेक्टिव लगेगी, थोड़ा चमकीली लगेगी। तो वो चीज़ होती है। तब जब भी आप ऐसा करें तो थोड़ा सा लुभावना जो उत्तर होगा कब होगा, जब आप उसमें एक आध दो कोटेशन पढ़े रहेंगे। तो केंद्रीय महोदय सूर्यातप की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि सूर्य से, क्या लिखिएगा, सूर्य से वायुमंडल में, सूर्य से मतलब सूर्य के द्वारा वायुमंडल में
निरंतर विकिरण ऊष्मा को, निरंतर जो ऊष्मा आ रही है, जो विकिरण विकिरित जो ऊष्मा है उसको सूर्यताप कहा जाता है। जो सूर्य से विकिरण आ रही है और वापस नहीं जा पा रही है, वो वायुमंडल में संचरण करती हैं, उसी को हम सूर्यताप कहते हैं। ऐसा बताया किसने? केंद्रीय महोदय ने। एक बार फिर से परिभाषा सुनिए कि सूर्य से वायुमंडल में निरंतर विकिरित ऊष्मा को सूर्यताप कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ना इसमें कुछ रटने वाली बात है। बस 2-3 बार अगर इस परिभाषा को आप सुनेंगे, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे एक व्यक्ति है वायर्स, और वायर्स महोदय सूर्यताप की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी की, क्या भैया? पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्षतः, जो पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्ष रूप से जो हमको प्रत्यक्षता प्राप्त सौर विकिरण होती है, उसी की दर को हम क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं, या उसी को सौर विकिरण कहते हैं। बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से सुनिए। वायर्स महोदय कहते हैं, वायर्स महोदय कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्षतः प्राप्त जो सौर विकिरण होती है, उस सौर विकिरण का जो रेट होता है, जो दर होती है सौर विकिरण की, उसी दर को हम सूर्यताप कहते हैं। यह बात बताई किसने? ये बात बताई आपके वायर्स महोदय ने। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे समझते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि वलन एवं भ्रंशन में क्या अंतर है? वलन एवं भ्रंशन में क्या अंतर होता है? भाई बड़ा अच्छा प्रश्न है। वलन क्या है और भ्रंशन क्या है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है भाई? एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। वलन और भ्रंशन में थोड़ा सा अंतर होता है और थोड़ा सा इसमें समानता भी देखने को मिलती है, लेकिन जाहिर सी बात है समानता के होते हुए भी इन दोनों में अंतर निश्चित रूप से पाया जाता है। तो आप लिखेंगे वलन। वलन क्या होता है? सबसे पहले इसको आपको बता दें, उसके बाद में भ्रंशन के बारे में आपको बता देंगे, ठीक है? तो वलन क्या होता है? तो लिखिएगा कि जब भूपृष्ठ की चट्टानों पर विपरीत दिशाओं में दबाव पड़ता है। क्या? जब भूपृष्ठ की चट्टानों पर विपरीत दिशाओं में दबाव पड़ता है। किसमें? विपरीत दिशाओं में। अर्थात कैसा हो भाई? तो कैसा होता है? जब विपरीत दिशाओं में क्या होता है? वलन जो है दबाव पड़ता है, तो उसमें मोड़ अथवा वलन पड़ जाता है। अर्थात मान लेते कोई चट्टान है, ये चट्टान है भाई। अब इसमें क्या हो रहा है? इधर से भी एक प्रकार से थोड़ा सा गति आ रही है, इधर से भी। तो विपरीत दिशाओं में क्या हो रहा है? एक दूसरे पर क्या हो रहा है भाई? दबाव। अर्थात ये इधर को दाब रहा है और ये तीर देखिएगा, ये इधर की ओर दाब रहा है। अब होगा क्या? जब इस प्रकार से ये इधर की ओर दाबेंगे और ये इधर की ओर इसका जो है बल होगा, तो अलग अलग प्रकार से जो है बल आपस में जब टकराएंगे, और जब टकराएगा बल तो क्या हो जाएगा भैया? अब होगा यही कि जो है ये बीच का जो भगवा होगा ना, ये बीच का भाग या तो ऊपर उठ जाएगा, और उठेगा कैसे? ऐसे ऐसे उठ जाएगा, थोड़ा सा वलत हो जाएगा, या फिर ये नीचे की ओर धंस जाएगा। तो ये इस प्रकार से कुछ होता, चाहे ऊपर निकल जाए चाहे नीचे। जैसे एक उदाहरण अगर आपको बताएं, जैसे एक स्प्रिंग अगर आपके घर में हो, पहले रिफिल आती थी, एक राड चलते थे, उस राड में चुटपुटिया वाला राड होता नहीं था, जो पेन होता था चुटपुटिया वाला, उसमें आप देखेंगे स्प्रिंग लगी होती थी, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में थोड़ा सा जो रिफिल होती थी, उसमें थोड़ा सा कट करके वहीं पर जो है स्प्रिंग को फंसा दिया जाता था आगे, और चुटपुटिया बन जाती थी कि हाँ दबाओ इधर से, उसमें करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। छोटे थे आप लोग तब। तो उस पेन में आप देखेंगे तो स्प्रिंग लगी होती थी। स्प्रिंग जानते होंगे आप सभी लोग। तो उस स्प्रिंग को अगर आप क्या करेंगे भाई, अगर आप अपनी एक अंगूठी ले लीजिए और तर्जनी उंगली अपनी ले लीजिए, मतलब कि कोई उंगली ले लीजिए, उससे जब आप उस स्प्रिंग को दाबते हैं, तो दाबने के बाद में आप खूब दाबेंगे तो एकदम से दबती चली जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा विपरीत दिशाओं से। एक तो आपके अंगूठे से प्रेशर जाएगा और दूसरा आपकी उंगली से प्रेशर आएगा, और दोनों कैसे बल में होंगे? विपरीत दिशा में बल है। अब जब आप उसको दाबेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो स्प्रिंग जो होगी छटक जाएगी आपके हाथ से। अर्थात उसमें एक तरफ किसी बीच में उभार हो जाएगा, और वही उभार होता है आपका वलन। समझ में आ गई बातें? वलन जो होता है कुछ इस प्रकार से वलन होता है। वलित पर्वतों का निर्माण होता है इसी प्रक्रिया के द्वारा, जब दो भूखंडों में परस्पर क्या होता है? विपरीत दिशाओं से दबाव बल लगता है, और इसी दबाव बल के कारण से बीच में उठ जाता है। तो वही क्या होता है? वही मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये होता है, ठीक है, वलन। समझ में आ गई बातें? तो क्या लिखेंगे कि जब भूपृष्ठ की चट्टानों पर विपरीत दशाओं में दबाव पड़ता है, तो उसमें मोड़ अर्थात वलन पड़ जाता है, और इस प्रकार भूपृष्ठ पर मोड़ पड़ने के कारण से क्या होता है? वलन उत्पन्न हो जाता है, और उसमें ऊर्ध्व एवं गर्त भाग निर्मित होते हैं। ऊर्ध्व माने होता है ऊंचा, और गर्द माने मतलब कि एक प्रकार से क्या होता है? गर्त माने नीचा। तो इस प्रकार से वलन पड़ जाता है। मान लेते हैं ऐसे चट्टान थी ये वाली, ठीक, ये चट्टान थी,
लेकिन इसमें क्या हुआ, इधर से बल लगा और इधर से बल लगा, इसके कारण से क्या हो जाएगा, ये ऐसे से ऊपर उठ जाएगा, ये ऐसे से मतलब कि इस प्रकार से ऊपर उठ जाएगा, और इस प्रकार से इसका ऊपर उठना ही क्या कहलाता है, इस प्रकार से क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और इसी के साथ ही साथ आप देखेंगे एक जो चोटी बन गई, तो इसी चोटी के जो ऊपर वाला भाग है इसी को ऊर्ध्व कहते हैं, अर्थात ऊपर जो है, और इसकी जो ये निचमा जो है, जो घाटी है, तो इसको चोटी भी कहते हैं, ऊर्ध्व भी कहते हैं, इसको घाटी कहते हैं, और इसे हम गर्त भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जिसे वलन पड़ जाएगा, तो एक ऊपरी भाग होगा जिसको आप अभिनति और नीचे वाले को ऊपर वाले को अपनति और नीचे वाले को अभिनति भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर हुई बातें? तो क्या होता है भैया, तो दो उनमें से क्या हो जाता है, उसमें ऊर्ध्व और गर्त भाग निर्मित हो जाते हैं। भूपृष्ठ पर वलन जो होता है संपीडन के कारण होता है, संपीडनात्मक बल होता है एक, और वही बल जो एक प्रकार से विपरीत दिशाओं में जो लगाया गया बल होता है, उसी बल को हम संपीडनात्मक बल कहते हैं, कि जिसे प्रत्यास्थ संघट हो। जैसे कि मान लेते हैं आपकी कोई मारुति सुजुकी कार है और इधर से आप टबेरा कोई ले जा रहे हैं गाड़ी, अब दोनों आपस में खूब तेजी से, आप 180 में है, वो भी 180 में आ रहा है, और दो ठहाक ठाक सामने से प्रत्यास्थ संघट्य हो, अर्थात सामने सामने लड़े, दोनों का जो आगे का जो होता है पूरा सामने सामने लड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो कार होगी दोनों, उसका क्या हो जाएगा, अगला अगला भाग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, अर्थात उसमें भी वलन पड़ जाएगा। तो यही होता है वलन, जब दबाव पड़ता है या कोई वेग पड़ता है विपरीत दिशाओं से आकर के, तो उससे वलन पड़ जाता है। और भ्रंशन क्या होता है, इसको आपको समझा देते हैं। भ्रंशन क्या होता है भैया, तो वलन साधारण और विषम दो प्रकार के होते हैं, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, वलन कई प्रकार के होते हैं। अब जब हम समझेंगे वलन के बारे में तो आपको बता देंगे। वलन जो होता है इसमें जो है एक अपनति होती है, इसको एंटी सिंक्लाइन कहा जाता है, और जो कि ऊपर वाला भाग होता है तो वो अपनति कहलाता है, और जो नीचे धसा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंक्लाइन, अर्थात अभिनति या भूसन्नति जिसको आप जानते हैं वो कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर होगी इतनी। चलिए आगे समझते हैं। अब भ्रंशन को नंबर आता है, भ्रंशन क्या है, तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछा है वलन क्या है, तो इसका भी उत्तर आप लिख देंगे, भ्रंशन क्या है इसका भी उत्तर लिख देंगे, वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है ये भी आपको पता चलेगा कि हाँ दबाव पड़ता है खूब ज्यादा, एक ऐसे आप चित्र बना देंगे इसका, तो इस पे इफेक्टिव पड़ता है, और एग्जाम्स मतलब कि जो एग्जामिनर होता है वो अच्छे अंक आपको देता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार मेहनत पसंद आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला है कि वलन और एवं भ्रंशन में क्या अंतर है, तो भ्रंशन आप देखिए, भ्रंशन क्या होता है, वलन तो हो गया आपका, भ्रंशन क्या है, जब एक स्थान पर लिखिएगा कि जब एक स्थान पर, भ्रंशन में लिखेंगे कि जब एक स्थान पर संकुचन और दूसरे स्थान पर तनाव होता है, क्या, जब एक स्थान पर संकुचन और दूसरे स्थान पर तनाव होता है तो खिंचाव क्या हो जाता है, अति तीव्र होने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, भूपृष्ठ की चट्टानें मुड़ने के अतिरिक्त टूट जाती हैं, और इस प्रकार खिंचाव के कारण से वलन निर्मित हो जाता है, तथा तनाव से दरारें पड़ जाती हैं और संधि बन जाती है। कठोर चट्टानों के वलन के तल को भ्रंश तल कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भ्रंश क्या होता है, जब ऐसा हो कि ये जो चट्टानें हैं इसमें क्या हो जाए, इधर की ओर विपरीत दिशाओं में इधर मतलब ये इधर तन रहा है, ये इधर खींच रहा है अपने आप को, अब इस खिंचाव बल के कारण से क्या हो जाएगा, बीच में दरार पड़ जाएगी, थोड़ा सा गड्ढा एक प्रकार से दरार पड़ जाएगी, और ये दरार क्या हो जाएगी, इसी को भ्रंश कहता है। तो भ्रंश माने होता है दरार पड़ जाना किसी में, चाहे दो रिश्तों में अगर दरार पड़ जाए तो भी भ्रंश जान लीजिए पड़ गया, लेकिन जियोग्राफी में उसको भ्रंश कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बातें। तो भ्रंश एक घाटी होती है जिसे रिप्ट घाटी या भ्रंश घाटी एक ही घाटी होती है। तो आपसे अगर भ्रंश घाटी के बारे में पूछे तो आप लिखेंगे कि जो है भ्रंश घाटी जो होती है एक लंबी, सकरी और अत्यधिक गहरी घाटी होती है, जिसके निर्माण के बारे में विद्वान में जो है प्रकार से मतभेद है बहुत ज़्यादा, एक मत नहीं विद्वान, कुछ विद्वान रिप्ट घाटी का निर्माण दो स्थल खंडों के मध्य के भाग के नीचे धंस जाने से मानते हैं, तो कुछ तनाव मूलक बल के कारण से मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान संपीडनात्मक बल के कारण से स्थल खंड के दोनों किनारे टूट करके स्थल खंड क्या हो जाते हैं, ऊपर सरक जाते हैं, जिसके कारण से मध्य का भाग क्या हो जाता है, नीचा रह जाता है, और किनारे वाले भाग जो है ऊंचे उठ जाते हैं, जिससे उसमें घाटी का निर्माण होता है, उसको हम रिप्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटी कहते हैं। ऐसा हो कि क्या हो जाए, कुछ विद्वान मानते हैं कि जैसे खिंचाव बल लगा, मानते इधर खिंचाव हुआ, इधर खिंचाव हुआ, इसके बीच में इसे यहाँ गड्ढा बन गया, ये घाटी बन गई आपकी, एक ये मानते कुछ विद्वान। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मान लेते ये आपका चट्टान थी, चट्टान में हुआ क्या कि जो है इधर संपीडनात्मक बल लग रहा है, मान लेते हैं ये इधर प्रतिक्रिया वाला ये बल लग रहा है, इसमें क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो है नीचे क्या हो जाए कि जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर जो वलन हमने बताया था वो ऊपर ना उठ करके जब नीचे इस धंस जाए, मान लेते हैं ये नीचे ही धंस जाए, ये ऊपर वाला पोड़ है, मतलब कि क्या है, थोड़ा सा पोड़ कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा क्या है भाई, जो है कठोर है वो, ठीक है।
सॉलिड है ये ऊपर वाला, थोड़ा सा इधर जो है पाया नीचे नीचे धंस गया माला, मतलब कि नीचे जो है ये धंस गया। अब जब ये नीचे धंस जाएगा तो ऊपर वाला भाग भी नीचे कुछ ना कुछ सरकेगा। अब जब नीचे सरके ऊपर वाला भाग तो ऊपर वाले ये भाग किनारे किनारे थोड़ा सा उठे हुए प्रतीत होंगे, और जब बीच वाला गड्ढा बन जाएगा, और इसी गड्ढे को भ्रंश घाटी या रिप्ट घाटी कहते हैं। तो ये कई प्रकार के विद्वान हैं जो कि अलग अलग तरीके से बताते हैं। ओके, क्लियर हो गई बातें। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर है कि कोई दो रूपांतरित चट्टानों के बारे में बतलाइए। क्या कोई दो रूपांतरित चट्टानों के बारे में, रूपांतरित चट्टान क्या होती हैं? ऐसे चट्टानें जो कि अपने रूप को परिवर्तित कर चुकी होती हैं, उन्हीं को रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। रूपांतरित माने होता है कि अपने रूप को बदल लेना, ठीक, अर्थात अपनी कायांतरित, कायांतरित पूछे या रूपांतरित पूछे बात एक ही है। कायांतरित माने होता है, काया माने शरीर, अपने शरीर को या अपने आकार को बदल लेना ही कायांतरित कहलाता है। और रूपांतरित का मतलब होता है कि अपने रूप को चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कायांतरित चट्टानों के बारे में अगर आपको बताएं तो पहला होता है आपका कौन सा भाई? पहला आपका होता है क्या? पहला आपका हो सकता है आपका, एक मिनट रुकिएगा, आगे समझते हैं भाई। कोई दो रूपांतरित चट्टानों के बारे में बताइए। तो हमने बताया कि जो ऐसी चट्टानें जो कि अपने रूप को परिवर्तित कर लेती हैं वही रूपांतरित चट्टानें होती हैं। तो पहला आप लिखिएगा संगमरमर, और दूसरा लिख दीजिएगा शिस्ट। संगमरमर क्या होता है? तो संगमरमर का निर्माण आपसे पूछेगा एग्जाम्स में, आप देख के बोलो कि संगमरमर का निर्माण किससे होता है। तो संगमरमर का निर्माण जो होता है चूना पत्थर पर मैग्मा के स्पर्श या फिर संपर्कीय रूपांतरण के द्वारा होता है। ये ध्यान रखेंगे। तो आप लिखेंगे संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर पर मैग्मा के स्पर्शी या संपर्कीय रूपांतरण के द्वारा होता है। मैग्मा के प्रवाह से चूना पत्थर में समाहित जीवाश्म जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश में खास करके नर्मदा नदी के जो है समीप आप देखेंगे तो भेड़ा घाट है, उस पर एक गार्ज है। तो भेड़ा घाट गार्ज का निर्माण जो है ये इसी का रूपांतरण है, जो है ये संगमरमर की ही कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण है। ये बात है। दूसरी बात ये है कि शिस्ट, शिस्ट क्या होते हैं? शिस्ट को ग्रीक भाषा में हम सिस्टोस कहा जाता है इसको, और जिसका अर्थ होता है टूटना। शिस्ट माने क्या होता है? टूटना या फूटना। और जब क्या होता है, जब कोई पत्थर या कोई सेल पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कि चट्टानों में बलन पड़ जाता है। बलन अभी हमने आपको समझाया बलन क्या होता है, ठीक है। चट्टानों में क्या होता है, दबाव पड़े या फिर जो है अत्यधिक दबाव जब पड़ता है चट्टानों पर तो क्या हो जाता है, चट्टानों में वलन पड़ जाते हैं। और उन्हीं वलन पड़ते समय क्या होता है, ताप के अनुसार सभी तत्व बदल करके शिस्ट का निर्माण करते हैं। जब वलन पड़ता, दबाव पड़ता तो गर्मी होती, ताप बढ़ता, उसके कारण से तमाम सारे जो है रूप बन जाते, तमाम सारे पत्थर के जो है वो बन जाते हैं, तो वो शिस्ट कहलाते हैं। तो शिस्ट का निर्माण तभी होता है। तो शिस्ट दो प्रकार के होते हैं खास करके। पहला शिस्ट होता है, आपसे पूछेगा शिस्ट कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक हार्न ब्लेड शिस्ट होता है और एक क्लोराइड शिस्ट होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित तौर पर हमने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 5वां नंबर प्रश्न है, भू अभिनति क्या होती है? भू अभिनति क्या है भाई? बड़ा अच्छा प्रश्न है। भू अभिनति क्या होती है? भू अभिनति अभी अभी हमने आपको समझाया था, अभिनति क्या होती है और अपनति क्या होती है। जब संपीड़नात्मक बल के कारण से वलन पड़ता है तो वलन में एक ऊंचा भाग उठ जाता है और एक गहरा वाला होता है। तो जो ऊंचा वाला भाग होता है उसको अपनति, और जो नीचा वाला भाग होता है गहरा वाला उसी को अभिनति कहते हैं। अब कह रहा है भू अभिनति क्या है, तो आगे भू लगा दो। अर्थात जब जमीन में क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाए, बहुत बड़ा सा सकरा गड्ढा हो, पतला गड्ढा हो, उसमें मलबे इकट्ठा होते जाए लगातार, और उसी मलबे को इकट्ठा होते जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, वही सिंक्लाइन बन जाती है, वही भू अभिनति कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों। जियो सिंक्लाइन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं भू अभिनति को। हालांकि लिखेंगे कैसे इसको 50 शब्दों में लिखिएगा कि साधारण अर्थ में भू अभिनति का तात्पर्य जलपूर्ण गर्त से किया जाता है जिसमें तलछट का जमाव होता रहता है और जिस कारण उसकी तली में निरंतर नीचे धसाव होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि अधिक गहराई तक जो अवसाद होते हैं, जो मलबे होते हैं वो जमा हो जाते हैं, और भू अभिनति लंबा होता है, बहुत ज़्यादा आप गहरा आप देखेंगे सकरा होता है, और उथला जलीय भाग होता है जिसमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में क्या होता है, धसाव बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण से बात की तो भू अभिनति की तली पर काफ़ी अधिक गहराई पर तलछट का निक्षेप जो होता है, जो मलबा होता है, और यह निक्षेप मुख्यतः नदियों के द्वारा जो होता है ले जाया जाता है। अब आपको समझा दें कि आखिर भू अभिनति होती क्या है। जैसे मान लेते हैं भैया कि आपका धरातल है पूरा का पूरा, ये धरातल है। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा कहीं पर ये गड्ढा, मान लेते हैं ये गड्ढा हो गया, कहीं से ये गड्ढा हुआ और ये धरातल है। अब इसमें होगा कि ये यही गड्ढा जो होता है, इसी गड्ढे को हम जो है सिंक्लाइन कहते हैं। अब ये भूमि में है चूंकि, इसीलिए इसको हम जियो सिंक्लाइन कहते हैं, ठीक है, भू अभिनति कहते हैं। अब होगा क्या, नदी मान लेते बहते हुए आ रही, इधर से नदी बहते हुए आई, अब आई नदी बहते हुए और यहीं पर जो है ढाल पड़ा, यहीं से गिरी। अब नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ बहुत ज़्यादा कचड़ा कबाड़ जो होता है, जो मलबा होता है, उसी को बहाती हैं।
तो नदियों के द्वारा बहाए गए मलबों को, बहाए गए कचड़ों को हम अवसाद, जियोग्राफी में उसको हम अवसाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो मलबा होता है, जो कूड़ा कबाड़ होता है, उसको हम अवसाद कहते हैं जियोग्राफी की भाषा में। तो वही जो मलबा होता है जो नदियां अपने साथ बहा करके लाती हैं, चाहे वो पत्थर को काट करके बहा रही हो, और जब पत्थर को नदियां काटती हैं तो उस काटने की प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। लेकिन जो अपने साथ नदियां जब कोई मलबा बहा करके ला रही होती हैं, तो बहाने की प्रक्रिया को, नदी अपने साथ जो कचड़े बहा करके ला रही हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी अपर्दन। और जब नदियों के जल के द्वारा कोई पत्थर टूट जाए, कोई वस्तु टूट जाती है, तो उस टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। और अपक्षय और अपर्दन दोनों को मिला लिया जाता है तो उसी को अनाच्छादन कहते हैं। और जब ये नदियों के द्वारा बहा रहे जो कचड़े हैं जब कहीं पर छोड़ दिए जाते हैं, तो उसी की छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको निक्षेपण कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और जो बहा करके नदियां लाती हैं उसको निक्षेप या फिर उसी को अवसाद के नाम से जाना जाता है ज्योग्राफी की भाषा में। बोलो, इतनी बातें समझ में आई? आज तक आपने ऐसा कहीं पर पढ़ाई नहीं देखी होगी, इतने अच्छे तरीके से आपको हर एक मुद्दे को क्लियर कर रहा हूं। जियोग्राफी आपके दिमाग में, आपके जहन में घुसा दूंगा, बिल्कुल आपको कहीं पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोई अलग से कहीं पर कुछ पढ़ने की। आपको एक जगह पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको सारी की सारी जानकारी मिलती रहती है। और आपको बता दें कि आप किताबों में पढ़ेंगे आपको बिल्कुल भी उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप आ गए हैं, निश्चित तौर पर अगला आप लोगों ने विश्वास किया है, आपको भवसागर से अर्थात आपकी परीक्षा से उत्तीर्ण करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जो ऐप मेरा बना हो शुक्ला स्टडी पॉइंट का, उसको जो है डाउनलोड करें। और इसी प्रकार से उसमें आप जो कोर्स आएंगे सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए, उसमें कोर्स मैं लाऊंगा, ताकि अभी आपके पेपर जो है लगे हुए हैं जल्दी से, इसलिए उसमें आप कोर्स उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। हालांकि हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सेकंड सेमेस्टर से आपकी तैयारी धाकड़ तरीके से, इफेक्टिव तरीके से होगी और निश्चित तौर पर आप उसमें आप ही होंगे जो टॉप करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, आपके कॉलेज में पढ़ाई हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो ना हो, आप घर पर बैठे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। देखिए, तो भू अभिनति क्या होती भाई? भू अभिनति हमने आपको बता दी। तो होता क्या है, नदियों के द्वारा जो बहा लगे जो मलबे होते हैं, जो अवक्षेप होते हैं, निक्षेप होते हैं, तो वो जो अवक्षेप होते हैं, निक्षेप, जिसको जो कुछ भी बोलो, वो जब लगातार आते हैं नदियों में यहीं पर गिरेंगे। अब जब यहीं पर गिरेंगे तो क्या होगा, जो नदियों के द्वारा बना है कूड़ा कबाड़ है, इसी में आकर के गिरते हैं। और जब गिरते हैं भैया, तो क्या हो जाता है, इस पर दबाव बढ़ जाता है। अब इसमें ये गहरा होगा, थोड़ा सा और गहरा होता चला जाएगा, गहरा होगा, पतला होगा, और उसमें मलबे जो होंगे नदियों के द्वारा जो बहा गए हैं, इसी में निक्षेप इकट्ठा होता चला जाएगा। अब ये निक्षेप इकट्ठा हुआ, इकट्ठा हुआ, इकट्ठा हुआ, खूब इकट्ठा हो गया। अब होगा क्या, जब इस पर लोड पड़ा, दबाव पड़ेगा, जब इधर से नीचे की ओर इस पर दबाव पड़ा, खूब ज्यादा दबाव पड़ा, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब दबाव पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो होगा क्या, जो इधर वाली चट्टान है, ये वाली जो इधर वाली दोनों चट्टानें हैं, देखिएगा, फटाफट से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, इसको देखिएगा, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब जियो सिंक्लाइन में होता क्या है कि जब मलबे लगातार आते रहेंगे तो इस पर क्या होगा, दबाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से हमने बताया था, जो आपका वलन प्रक्रिया हमने आपको अभी समझाई थी कि वलन कैसे होता है, तो अर्थात संपीडनात्मक बल की उत्पत्ति कैसे होती है, ये बात यहां पर आप समझ लीजिएगा। क्या संपीडनात्मक बल होता है, इसको भी आपको बता दूंगा। यहाँ पर होगा क्या, तब क्या हो जाएगा, जब इस पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा, जब इस पर खूब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये जो चट्टानें होंगी ये इधर की ओर खिसकेंगी, ये चट्टान इधर की ओर आएगी, और इसके परिणाम स्वरूप, और ये चट्टानों का इधर का आना और इधर का सामने आना, यही क्या कहलाता है, यही संपीडनात्मक बल कहलाता है। और जब संपीडनात्मक बल यहाँ पर लगेगा तो क्या होगा, इस पर दबाव पड़ेगा, इधर इस जो है इसकी जो ये वाली जो लाइन है, इस पर ये देखिएगा, दूसरे कलर से मैं कर दे रहा हूँ, बड़े ध्यान समझिएगा। जी, ये वाली लाइन है जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये वाली लाइन है सिंक लाइन की, मतलब कि ये जो एक प्रकार से उसकी तलहटी, तो ये मतलब कि जो किनारा है उसका, इस पर क्या होगा, इसका प्रेशर इन चट्टानों का बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये खिंचाव बढ़ेगा। जब इस पर जब खिंचाव, नीचे की ओर दबाव बनेगा, जब नीचे की ओर दबाव बनेगा तो खिंचाव क्या हो जाएगा भाई, खिंचाव जो है इस पर ज़्यादा बढ़ेगा, अर्थात संपीडनात्मक बल क्या हो जाएगा, इस पर क्रियाशील हो जाएगा, और ये चट्टानें एक दूसरे के जो है प्रतिकूल हो जाएंगी, अर्थात एक दूसरे की तरफ जो है आने लगेंगी। और जब भी एक दूसरे की तरफ आने लगेंगी तो क्या होगा, संघट्ट होगा दोनों में, और संघट्ट अर्थात टकराव होगा। टकराव के परिणाम स्वरूप जो इसमें बीच में जो मलबा भरा था, देखिए बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छी चीज़ तरीके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जब देखें जो मलबा बीच में भरा हुआ है, यहीं पर आप बहुत सारी चीज़ें आप समझने वाले हैं। जो बीच में यह मलबा भरा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मलबा क्या होगा, जब यहाँ पर दबाव पड़ेगा खूब ज़्यादा, तो यही मलबा ऊपर निकलेगा, और यही मलबा ऊपर निकल करके भैया जो है वलित पर्वतों का निर्माण कर देगा। अर्थात हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। जो राकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, ये सब बने हुए हैं, ये सारे के सारे पर्वत वलित पर्वत हैं।
और दुनिया में आप देखेंगे जितने भी वलित पर्वत हैं उनमें घाटी चोटी अपनति अभिनति अभिनति इसी प्रकार से आप पूरा का पूरा पर्वत देखेंगे। और जितनी ऊंची चोटी वाले पर्वत हैं वो सारे के सारे इसी प्रक्रिया के तहत बने हुए हैं। पर्वतों के निर्माण की ये व्याख्या हमने कर दी यहीं पर आपको भू अभिनति को समझाते हुए, क्योंकि जो कुबर का भूसन्नति सिद्धांत है वो कुबर का भूसन्नति सिद्धांत, जो कुबर महोदय है उनका भूसन्नति सिद्धांत यही है। उन्होंने यही बताया, जैसे मान लेते हैं एक तार ले लो आप, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में बचपन में आप लोगों ने देखा होगा आपकी माताजी एक तार बांधे रहती हैं, उस तार पे आप कपड़ा वगैरह टांगते हैं। तो आप कपड़ा पहले तार मान लेते हैं, इधर एक दीवार में खूंटी लगाई और दूसरे दीवार में आपने खूंटी लगाई, खूंटी पर आपने क्या कर दिया भाई, रसरी बांध दी, रस्सी बांध दी आपने। रस्सी बांधने के बाद में क्या होगा कि आप बीच में ही कपड़ा टांग दो, बीच में आप कपड़ा लगातार टांगेंगे। तो जब बीच में कपड़ा टांगेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो होगा क्या, जब बीच में आप कपड़ा टांगेंगे, एक मिनट समझने का प्रयास चित्र के माध्यम से आपको कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये तार था भाई, ये खूंटी है आपकी, इस खूंटी में आपने तार बांधा है। अब होगा क्या, आप बीचवा में कपड़ा खूब ज्यादा टांगो भैया। अब जब बीच में खूब ज्यादा कपड़ा टांग देबो तब हो क्या का हुए भाई, तब हुए यह है कि जब बीचवा में खूब कपड़ा टांग देबो आप, तब जब ये कपड़वा खूब ज़्यादा हो जाए तो इसके जो वेट है, वजन जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रेशर पड़े, दाब पड़े इस पर। और जब दाब पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा सा अवधि में बोल दिया ताकि आपको इंटरेस्ट पैदा हो, आप इधर उधर जो है भटके मत और आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो जब इस तार पर प्रेशर पड़ेगा तो होगा क्या, दूसरी चट्टान, अब दूसरी जो है एक प्रकार से दूसरा चित्र यहीं पर देखिएगा। इसी के परिणाम स्वरूप जो अगला चित्र बनेगा आपका क्या होगा, ये खूंटी वाला जो तार है, मान लेते ये खूंटी थी, अब ये तार जो हो जाएगा इस प्रकार से कुछ झुक जाएगा। इस प्रकार से किनारे का तार जो है ऊंचा ही रहेगा और जो ये किनारे का तार देखिएगा ऊंचा रहेगा और बीच का जो है जो तार कैसा होगा, झुक जाएगा। और यही झुक जाएगा आप इस पर, और आप कपड़ा टांगते जाएंगे, जैसे जैसे कपड़ा आप टांगने जाएंगे प्रेशर जो दबाव बढ़ता जाएगा और दबाव बढ़ने के साथ साथ ही इसका गड्ढा जो होगा और बढ़ता जाएगा, तार ऐसे हो जाएगा आपका। अब जब तार ऐसा, एक समय ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा, ये खूंटी जो होगी इधर की ओर चली जाएगी, मतलब खूंटी इस तरफ जो है, जो तीर हमने बनाया है इस तरफ जो है प्रेशर करेगी और ये खूंटी इधर की ओर, और यही क्या हो जाएगा आपस में, फिर क्या हो जाएगा, तो यही तनाव बल जो है एक प्रकार से, यही संपीड़नात्मक बल यहाँ से फिर यहाँ से इसे कार्य करेगा और ये चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, ये तार जो है एक प्रकार से इधर भागेगा, ये तार इधर भागेगा और एक प्रकार से जो बीच में कपड़ा टांगा जाएगा आपका, ये ऊपर की ओर उठ जाएगा और वही कपड़ा जो है ऊपर की ओर उठ करके क्या बनाएगा भाई, वही आपका क्या बनाते हैं, पर्वत बना देगा। तो इसी प्रकार से नदियों का भी होता है, जो कि हमने बताई। यही बात कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत में अपने समझाई है कि जब सिंकलाइन में मलबे भर जाते हैं, उसके भरने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है और दबाव के परिणाम स्वरूप संपीड़नात्मक बल जो हो जाता है वो उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से जो दोनों चट्टानें होती हैं और एक दूसरे की ओर आने लगती हैं और उसके कारण से क्या होता है, संपीड़नात्मक बल जो होता है वो और ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है। उसके परिणाम स्वरूप जो बीच में मलबे भरे हुए हैं सिंकलाइन में, वही मलबे अर्थात भू अभिनति में जो मलबे भरे हुए हैं, जो नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए हैं अपर्दन की प्रक्रिया के स्वरूप अपक्षय के द्वारा, वही क्या हो जाएंगे, वही ऊपर की ओर मलबे उठेंगे और वही मलबे जब ऊपर की ओर उठेंगे उससे क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होगा। उसमें क्या हो जाएगा, वलन पड़ जाएगा, वलन मतलब कि पर्वत बनेंगे, तो एक चोटी बनेगी, घाटी बनेगी, ठीक है, ये सब बनेंगी। क्लियर होगी बातें। तो ये थी आपकी भू अभिनति। भू अभिनति के बारे में आपने समझ लिया। निश्चित तौर पर आज के बाद में भू अभिनति और ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत आपको कभी भी दिक्कत नहीं लगेगा। अगर भू अभिनति की परिभाषा लिखनी हो तो आप लिखिएगा कि भू अभिनतियाँ, जो भू अभिनति होती हैं उनके जलीय भाग होते हैं, भू अभिनतियों के जलीय भाग होते हैं जिनमें लगभग निरंतर अवसाद जो होते हैं उनका जमाव होता रहता है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो कि भू अभिनतियां के जलीय भाग होते हैं जिसमें लगभग निरंतर अवसाद का जमाव होता रहता है और उसके होने के कारण से क्या होता है, वही जो है एक प्रकार से जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो पर्वत निर्माण होता है, वही हमने आपको बता दिया। एक परिभाषा और लिख लीजिएगा। वैसे पहली परिभाषा दूसरी परिभाषा एक ही हमने मतलब कि एक ही बता दी, आपको कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम सोचे कि नहीं बताएं। दूसरी परिभाषा सुनिएगा कि भूसन्नति वे उथले जलीय भाग होते हैं जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ ही उनकी तलियां भी धसी रहती हैं, ये आप लिख सकते हैं। ओके, तो भू अभिनति हमने आपको समझा दी। अगर आपने जैसे हमने समझाया है, अगर इसी प्रकार से आप लोगों ने समझा करके लिख भी दिया तो एग्जामिनर प्रसन्न होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। छठवां नंबर प्रश्न है नियोजोइक कल्प अथवा नूतन कल्प क्या है। नियोजोइक कल्प या नूतन कल्प क्या है भाई, नियोजोइक कल्प या नूतन कल्प के नाम से क्या जाना आता है। तो आपके एग्जाम से प्रश्न पूछा सकता है कि नियोजोइक कल्प या फिर नूतन कल्प क्या है। तो पृथ्वी का बात की है तो पृथ्वी में जो टाइम स्केल रहा है उसके लेकर के एक मतलब कि चैप्टर हमने उसको पढ़ा दिया है। पृथ्वी की जो वो एक प्रकार से जो टाइम स्केल है इसको लेकर के हमने पढ़ा दिया है, हालांकि फिर से समझा देंगे। पृथ्वी को बनने में बहुत सारे युग लगे हैं, तो उसमें जो है नियोजोइक कल्प जो है वो भी एक प्रकार से फेमस है और उसी को नूतन कल्प कहा जाता है। नियोजोइक कल्प वो जो सबसे नया है।
तो नियोजोइक कल्प के अंतर्गत बात की जाए टिलियोसीन और उसके बाद में प्लाइस्टोसीन और होलोसीन, ये 3 युग आते हैं। नियोजोइक कल्प के अंतर्गत 3 युग आते हैं। पहला युग है आपका टिलियोसीन, दूसरा है प्लाइस्टोसीन और तीसरा है होलोसीन। जो टिलियोसीन है ये इस युग में क्या हुआ, शाकाहारी और मतलब आधुनिक जो पालतू पशु हैं उनके पूर्वजों का युग जो है माना जाता है कौन, टिलियोसीन। तो आपसे पूछेगा कि विशाल शाकाहारी युग या फिर आधुनिक पालतू पशुओं के पूर्वजों का युग किसे कहा जाता है, तो टिलियोसीन को कहा जाता है। और इस युग में क्या हुआ है कि अल्पाइन पर्वतों का भी जो है स्थानीय रूप में कहीं ना कहीं पे अंतिम उत्थान जो है हुआ है। इसकी आयु 1.7 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। और चीन का पेकिंग मानव और जावा मानव जो है इसी युग के माने जाते हैं। किसके युग के भाई, टिलियोसीन युग के। ओके, क्लियर होगी बातें। और इसी युग में अनेक नदियों का नवीनतम मार्ग जो है निश्चित हुआ है। इस युग के उत्तरार्ध में मतलब उसके जो है आधे युग के बीत जाने के बाद में जलवायु पुनः ठंडी होने लगी। पृथ्वी के विशाल भूखंड पर हिम विस्तार होता गया लगातार। एवं प्लेस्टोसीन युग मतलब हिम युग आज से लगभग 10 से 15 लाख वर्ष पहले जो है प्रारंभ हुआ था और सागर तल लगभग 60 मीटर जो है नीचे चला गया। होलोसीन युग इसके बाद में आता है। होलोसीन युग की बात की जाए तो होलोसीन की, प्लेटोसीन हमने बता दिया कि लगभग 10 से 15 लाख वर्ष पहले रहा होगा, ठीक है। और सागर तल लगभग 60 मीटर नीचे चला गया था इस युग में। तो आपसे पूछेगा सागर तल 60 मीटर नीचे चला गया था किस युग में, तो प्लेस्टोसीन युग में चला गया था। ओके, अगर आपसे पूछे होलोसीन युग क्या है, तो होलोसीन युग हिमयुग के पश्चात का एवं मानव इतिहास का युग माना जाता है जो होलोसीन युग है। और मानव के विविध प्राथमिक व्यवसायों का विकास जो है होलोसीन युग में ही संपन्न हुआ। तो ये बात आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये आपका जो है ये हमने आपको बता दिया। तो निश्चित तौर पर आपको ये भी समझ में आया होगा। मतलब एक टाइम स्केल है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है भूगार्भिक जो है समय मापनी जिसको कहते हैं, मतलब कि ये उसी का युग है, किस युग में क्या क्या हुआ ये, ठीक है। चैप्टर पढ़ा दिया, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कालडेरा किसे कहते हैं। कालडेरा क्या है भाई, कालडेरा जो होता है सबसे पहले ज्वालामुखी जो क्रिया होती है, ज्वालामुखीयता। तो ज्वालामुखी जो होती है जब वो होती है, क्रिया होती, ज्वालामुखी क्या है, तो ज्वालामुखी एक गोल या लगभग गोल आकार का छिद्र अथवा खुला हुआ भाग होता है जिससे होकर के पृथ्वी के जो अंतर्गत जो भूगर्भ में जो गैस है, जल है, जो तरल लावा है, वो चट्टानों के टुकड़े जो हैं ये सब गर्म होकर के एक जो है तरल पदार्थ बना लेते हैं। और उसी तरल पदार्थ को बाहर निकलने की प्रक्रिया को ज्वालामुखीयता कहा जाता है। और जिस माध्यम से निकलते हैं उसको ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी कहा जाता है। अब इसी ज्वालामुखी मान लेते हैं कहीं से क्या हुआ भाई, ये मान लेते हैं ये जो है एक प्रकार से ये ज्वालामुखी था, क्रिया थी, मतलब कि ये पर्वत मान लेते हैं, ज्वालामुखी पर्वत है। यहीं पर थोड़ा सा छेद है, छोटा सा। अब जब ज्वालामुखी मान लेते हैं यहीं से क्या हुआ, छेद नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर जो है कमजोर है। मान लेते हैं ये पर्वत आपका है, पर्वत थोड़ा सा ये पर्वत है मान लेते हैं। अब इस पर्वत पर क्या हुआ कि नीचे धरातल में बहुत ज्यादा गर्मी है अंदर। जब पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या होता है, गर्मी के कारण से जो चट्टानें होती हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं, जो गैसें हैं, जो जल, मतलब ये सब जो मिलते हैं आपस में, तो क्या होता है ये जो है एक प्रकार से क्या होते हैं भाई, ये गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद में क्या होता है, इनमें हवाएं जो होती हैं, तो हवाएं आप इसको पता है कि ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। तो वही हवाएं ऊपर उठने का प्रयास करेंगी और ये जो तरल पदार्थ होते हैं, लावा होते हैं, ये ऊपर की ओर उठने का प्रयास करते हैं, ऊपर की ओर उठने का प्रयास करेंगे। तो ये अपना मार्ग जहाँ पर कम जो है मतलब कि कमजोर जो दीवारें होती, मतलब कि कमजोर जो धरातल होगा पृथ्वी के अंदर का आंतरिक जो धरातल है, वो कमजोर जहां पर होगा उसी के सहारे सहारे धीरे धीरे निकलेंगी। और कहीं कहीं पर होता क्या कि ज्वालामुखी के कारण से क्या होता है कि वही अंदर अंदर क्या हुई, ज्वालामुखी के निकल नहीं पाए तो उसका लावा इधर फैल गया, उधर फैल गया, तो उसके बैकोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ तमाम प्रकार की जो है आकृतियां बनती हैं, ठीक। लेकिन क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि यही जो लावा होता है वो उसका जो है प्रेशर ज़्यादा होता है हवाओं का, उसके कारण से क्या होता है ये किसी रास्ते से क्या होती है ऊपर की ओर निकलने का प्रयास करती है। मान लो धरातल पर देखा कि ये रास्ता थोड़ा सा कमजोर था। अब यहीं से क्या करेंगी, ये जो गैसें हैं, जो जल है या फिर जो भी जो पदार्थ अंदर जो है जो भरा हुआ है वो अब बाहर निकलेगा। अब इसी से मान लेते निकला तो एक प्रकार से छोटा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर छोटा सा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, छोटा सा यहाँ पर क्या होगा, छेद हो जाएगा। जब छोटा सा छेद हो जाएगा आपका, ये छोटा सा छेद हुआ, इसी छेद से क्या हुआ मान लेते हैं, इसी छेद से आपकी निकली कौन सी, ज्वालामुखी क्रिया निकली। अब एक बार जो है ज्वालामुखी यहाँ से निकली और एक प्रकार से ऐसे से फैल गई थी सभी जगहों पर। अब ज्वालामुखी से ऐसे से निकली और सभी जगहों पर क्या हो गए भाई, ऐसे से सभी जगहों पर ये फैल जाएगी। अब इससे क्या हो जाए, चट्टान और थोड़ी सी ऊपर हुई। अब क्या होगा कि जो मैग्मा होगा इधर उधर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा।
और फैलने के बाद में क्या होगा, फिर जो है अब यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता तो बन चुका है ज्वालामुखी का आने जाने का। अब रास्ता बन चुका है, मान लेते हैं फिर उससे दोबारा जो है ज्वालामुखीता की क्रिया होनी है। अब दोबारा मान लेते ज्वालामुखी निकलना है, फिर से मान लेते हैं यहीं से उठा और इधर से सस्ता जगह पाया और इधर से निकलने का प्रयास किया। तो लगातार क्या होता है, इस गड्ढे से क्या होगा, ज्वालामुखी क्रिया होती रहेगी और इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया होते होते क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और यही छेद जो होगा, ये छेद जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और जब ये छेद बड़ा हो जाएगा, इसका ज्वालामुखी कभी कभी विस्फोट होता है, बहुत ज़्यादा छेद बड़ा हो जाता है। और ये बड़ा ऐसा बड़ा नहीं कि इतना ही बड़ा हो जाएगा, उसमें बड़े बड़े झील का निर्माण हो जाता है। ठीक, बहुत दूर दूर तक छेद हो जाता है, उसमें पर्वत में पूरा फट जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो बड़ा वाला पर्वत फट जाता है, मतलब कि बड़ा छेद हो जाता है, जब ज्वालामुखी निकलने वाला जो सुराग होता है उसका जो बड़ा आकार हो जाए, तो वही बड़ा आकार जो होता है उसी को कालडेरा कहा जाता है। तो बड़े आकार को कालडेरा कहा जाता है, जबकि जो छोटा आकार था मेरे प्यारे दोस्तों, जो छोटा आकार था उसको क्या कहते हैं, तो ये छोटा आकार जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको, इस छोटे आकार को हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको क्रेटर कहते हैं ज्वालामुखी का। और जो ये बड़ा वाला गड्ढा होता है ज्वालामुखी का, इसको कालडेरा कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी सुसुप्त हो, मतलब कि ज्वालामुखी क्या हो गई, एक प्रकार से बैठ गई, शांत हो गई, शांत ज्वालामुखी हो गई। उसके बाद में क्या होगा कि मान लेते ज्वालामुखी की क्रिया हुई नहीं, बारिश हुई लगातार, बारिश होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उस गड्ढे में पानी भर जाता है। और जब उस गड्ढे में पानी भर गया, उसके परिणाम स्वरूप होगा क्या मेरे प्यारे दोस्तों, या बर्फ जो है पहाड़ों पर पर्वतों पर रहती है, उस बर्फ के कारण से क्या हुआ, हिमानी जो है उस पर जो हिमानी या जो ग्लेशियर है वो पिघले, उसके कारण से वहां पर क्या हुआ, जो है जल भर गया। और उस गड्ढे में जब जल भर जाता तो उसी गड्ढे में जो भरे हुए जल है उसके द्वारा क्या हो जाता है, उसी गड्ढे से एक झील का निर्माण हो जाता है और उस झील को कालडेरा झील कहा जाता है या क्रेटर झील कहा जाता है। तो छोटे गड्ढे में भरेगी तो क्रेटर झील, बड़ा गड्ढा है तो कालडेरा झील। समझ में आ गई बातें, इतनी बात क्लियर हुई, तो ये होता है आपका कालडेरा। समझ में आ गई, तो ऐसे आप उदाहरण देकर के समझा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें आसानी से आपको एग्जामिनर नंबर देगा। निश्चित तौर पर अगर आपसे चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, चाहे लिखित में पूछे, चाहे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, किसी में पूछे, आप आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं। ओके, तो कालडेरा समझ में आ गई बातें। कालडेरा क्या होता है, तो जब ज्वालामुखी का ऊपरी भाग भयंकर विस्फोट से उड़ जाए अथवा निमज्जन या धसाव के प्रभाव से वहां विशाल क्रेटर बन जाए, तो उसे हम कालडेरा या फिर कड़ाह कहते हैं। तो कालडेरा को कड़ाह भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ज्वालामुखी पर्वत का विशाल मुख, जापान का बात की है, असो कालडेरा उदाहरण है इसका। पश्चिमी किनारी द्वीप का काला कालडेरा भी जो है विशेष उदाहरण इसका हो सकता है। तो ये चीजें ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चक्रवात किसे कहते हैं। चक्रवात क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया है कि चक्रवात क्या है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चक्रवात क्या है। तो ये सारी चीज आप जानते रहिए। चक्रवात क्या होता है, सामान्य रूप से बात की जाए, चक्रवात जो होती हैं एक चक्करदार हवाएं होती हैं। क्या होती हैं, चक्रवात एक चक्करदार हवाएं होती हैं, जो कि एक प्रकार से क्या होती हैं भाई, चक्करदार हवाएं, जो कि एक प्रकार से ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, चक्करदार हवाएं होती हैं। ठीक है, चक्करदार हवाएं होती हैं, ये ऐसे ऐसे चलती रहती हैं। तो एक चक्करदार हवाओं को ही चक्रवात कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, जिनके मध्य में क्या होती है, गर्म वायु होती है। चक्रवात के बीच में क्या होती है भाई, चक्रवात के बीच में क्या होती है भाई, चक्रवात के बीच में गर्म वायु होती हैं। और इस गर्म वायु होने के कारण से क्या हो जाता है, निम्न वायु दाब जो है वहां पर बन जाता है। जब गर्म वायु दाब होगा, अब वायु दाब क्या होता है इसको समझो थोड़ा सा, आज समझ लो, फिर कभी समझने के लिए नहीं टाइम आएगा और ना इतने अच्छे तरीके से आपको कभी बात आएगी समझ में। आपको बता दें कि जो वायु दाब होता है, वायु का दाब माने होता है कि वायु कितनी ज़्यादा वजन है, वायु जितना ज़्यादा गरु हुए उतना ज़्यादा दबाव हुआ पड़े, जितना ज़्यादा वायु हलुक हुए या हवा हलुक हुए उतना ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम हुए वायु का। अब इसको थोड़ा सा आपकी अपनी भाषा में समझा दूं, वायु वजन कब होगा वायु का, जब वायु ठंडी होगी। तो ठंडी वायु जहां पर होगी वहां पर वायु दाब क्या होगा, उच्च होगा। ठंडी वायु दाब से उच्च वायु दाब का निर्माण होता है, जबकि गर्म वायु से निम्न वायु दाब का निर्माण होता है। और चक्रवात के केंद्र में गर्म हवाएं होती हैं, और गर्म हवाएं जब होती हैं तो ये हल्की होती हैं, और जब गर्म हवाएं हल्की होती हैं उसके परिणाम स्वरूप यहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र क्रिएट होता है। और जब यहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र क्रिएट होता है तो चारों ओर जो ठंडी वायु होती हैं, और जब चारों ओर ठंडी वायु मान लेते हैं, लेकिन इसके केंद्र में क्या है, इसके केंद्र में गर्म वायु है, और वहां पर निम्न वायु दाब का जो है गर्म वायु होने के कारण से यहां पर क्या है, निम्न वायु दाब है।
अब ठंडी वायु बाहर है, तो ठंडी वायु बाहर होने के कारण से उच्च वायु दाब का निर्माण इधर, तो बाहर जो होता है हवाओं में, यहाँ पर बाहर की ओर उच्च वायु दाब है चूंकि हवाएं ठंडी हैं, अंदर की ओर क्या है, निम्न वायु दाब है चूंकि हवाएं कैसी हैं, हवाई गर्म है। तो उच्च वायु दाब होने के कारण से क्या होता है, आप लिखेंगे कि चक्रवात चक्करदार हवाएं होती है जिनके मध्य में गर्म वायु दाब होने के कारण से निम्न वायु दाब तथा चारों ओर ठंडी वायु होने के कारण से उच्च वायु दाब मिलता है। इनके चारों ओर संकेंद्रीय वलय होते हैं, अर्थात चक्कर, वलय माने होता है चक्कर या फिर छल्ला, तो वलय होते हैं जिन्हें वायु दाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न यही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव बोलो कि जो है चक्रवात का जो केंद्र होता है उसमें कौन सा वायुदाब होता है, तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां की हवाएं कैसी होती, गर्म होती हैं। अगर आपसे पूछे कि उसके बाहर का कैसा होता है, तो उसमें आपका उच्च वायुदाब होता है बाहर में, क्योंकि गर्म हवाएं कैसी होती है, ठंडी होती हैं। तो प्रति चक्रवात इसका सेम उल्टा होता है। चक्रवात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चक्रवात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लोन। लेकिन जो है प्रति चक्रवात को हम लोग क्या कहते हैं, उसको एंटी साइक्लोन कहते हैं। तो एंटी साइक्लोन अर्थात प्रति चक्रवात इसके ठीक विपरीत होता है। उसके केंद्र में, प्रति चक्रवात के केंद्र में जो हवाएं चलती हैं वो कैसी चलती हैं भाई, वो कैसी चलती है हवाएं, तो उसमें हवाएं जो होती हैं, जो प्रति चक्रवात होता है उसकी जो केंद्र की जो हवाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्र में हवाएं, उसमें चूंकि हवाएं ठंडी होती तो वहां पर निम्न जो है उच्च वायुदाब उसके केंद्र में होता है प्रति चक्रवात के, और बाहर की हवाएं गर्म होती हैं। इसके कारण से वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, जब हवाएं गर्म होगी बाहर की ओर तो वहां पर जाहिर सी बात है निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र होगा, एरिया होगी, वो क्रिएट हो जाएगी। समझ में आएगी बातें। तो ये चीज है यहाँ पर। तो एक व्यक्ति है ट्रिवार्था, ट्रिवार्था महोदय कहते हैं चक्रवात की परिभाषा को देते हुए कि चक्रवात अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के वे क्षेत्र होते हैं जो कि संकेंद्रीय समदाब रेखाओं से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। जबकि स्टेलर महोदय कहते हैं चक्रवात की परिभाषा को देते हुए कि चक्रवात निम्न वायुदाब का एक केंद्र होता है उत्तरी गोलार्ध में, इसमें बाहर से भीतर या फिर केंद्र से पौने वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलती है। तो चक्रवात में क्या होता है भाई, चक्रवात में जो हवाएं होती हैं वो बाहर से ओर क्या होती हैं, बाहर से अंदर की ओर जो है हवाएं चलती हैं, बाहर से अंदर की ओर हवाएं चलती हैं, और बाहर से अंदर की ओर हवाएं क्यों चलती हैं, क्योंकि जो ठंडी हवाएं होती हैं वो जो है अंदर की ओर आती है केंद्र में, चूंकि ठंडी हवाएं होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि चक्रवात में हवाएं जो है किस तरह से चलती है, तो चक्रवात में हवाएं बाहर से भीतर की ओर या बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, जबकि प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। जब प्रति चक्रवात होता है तो हवाएं अंदर से बाहर की ओर जाती हैं, जबकि इसमें क्या होती हैं, हवाएं बाहर से जो होती है अंदर की ओर जाती हैं। इसके लिए हवाएं जो है घूमा करती हैं, एक प्रकार से क्या होती हैं, चक्कर लगाने लगती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। तो चक्रवात प्रति चक्रवात आपकी समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है महासागरीय धाराएं क्या हैं। महासागरीय धाराएं क्या है, इनको समझते हैं भाई कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। महासागरीय धाराएं क्या है भाई, महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, आगे समझते हैं भैया। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि महासागरीय धाराएं क्या हैं। तो महासागरीय धाराएं क्या हैं, लिखिएगा कि जिस प्रकार से भूमि पर नदियों में पानी बहता है उसी भांति महासागर में क्या होता है, कई कारणों से प्रवाहित होकर के विशेष दिशा एवं विशेष मार्ग में जब विशेष गुण वाला या ठंडा या गर्म जो पानी होता है वो बहने लगता है पानी, तो उसी को हम धारा कहते हैं। और धाराएं महासागर की सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावशाली एवं सभी सागरों में व्याप्त गति होती हैं। तो सागर, जिस प्रकार से हवाएं जो होती हैं भूमि पर नदियों में जिस प्रकार से पानी बहता है, भूमि पर जिस प्रकार से नदियों में पानी बहता है, ठीक उसी प्रकार से महासागरों में जो पानी होता है वो बहता है कई धाराओं में, कई तरीके से। कहीं पर गर्म जो वायु होती है वो बहाती, तब वो गर्म हवाएं मतलब की धाराएं हो जाती, तो वो ये चीजें होती। ठीक है, एक व्यक्ति मतलब महासागर में जो बहने वाली जो धाराएं होती हैं उसी को हम कहते हैं महासागरीय धाराएं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एक व्यक्ति है मोंक हाउस, मोंक हाउस कहते हैं महोदय है, और ये कहते हैं मतलब महोदय कहने का मतलब इनका जो है सम्मान में नाम कहते हैं महोदय हम लोग। तो मोंक हाउस महोदय के अनुसार जब भी आप किसी जो है बड़े फिलोसॉफर या भूगोलवेत्ता या भूगर्भ विज्ञान शास्त्री या किसी को तो महोदय उसकी जो है लगाते, ताकि उसका एक प्रकार से उसका नाम हम लोग थोड़ा सा इज्जत से ले सकें। ठीक, तो मोंक हाउस कहते हैं कि इन्होंने कहा समुद्री जल की मतलब जो धाराएं उनको परिभाषित करते हुए कि महासागर के, क्या कहा मोंक हाउस महोदय ने, कि महासागर की सतह की
विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। अर्थात महासागर की जो सतह होती है, महासागर की सतह कौन सी होती है? पानी का जो सतह होता है, तो महासागर की जो सतह होती है उसमें जो विशाल जलराशि है, अगर वही जलराशि एक निश्चित दिशा में क्या होती है, एक समान निश्चित दिशा में एक समान गति करने लगती है, तो वही समान गति क्या कहलाती है? वही महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कहीं पर कुछ जो है आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होती है आपकी महासागरीय धाराएं। ओके, क्लियर हो गई? क्लियर होगी बातें? आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर एग्जाम में आ सकता है कि बायोम किसे कहते हैं। बायोम क्या होता है? बायोम को हिंदी में जीवोम भी कहा जाता है। बायोम क्या होता है? एक व्यक्ति है प्रोफेसर सबिंदर सिंह, और फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक होती है वो सबिंदर सिंह की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोगों के पास अगर बुक आप लेना चाहें फिजिकल ज्योग्राफी खास करके, तो सबिंदर सिंह की एक बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी की, वो फेमस बुक है, और BA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है सबिंदर सिंह वाली, तो उसको आप ले सकते हैं। ओके, तो बायोम किसे कहते हैं भाई? तो प्रोफेसर सबिंदर सिंह कहते हैं बायोम के बारे में कि जब पारिस्थितिकी के अंतर्गत समस्त प्राणियों तथा पादपों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे हम बायोम या जीवोम कहते हैं। क्या? जब पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत समस्त प्राणियों का और जो जितने भी वनस्पति या पादप हैं उनका सम्मिलित रूप से हम अध्ययन करते हैं, तो उसी अध्ययन करने को हम बायोम या जीवोम कहते हैं। ध्यान देने योग्य मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि बायोम के अंतर्गत प्रायः स्थलीय भागों के समग्र प्राणी तथा पादप समुदाय को ही सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण करना बहुत ही कठिन है। सागर में कहाँ पर क्या पाया जाता है, कहाँ पर कौन से जीव, कहाँ पर कौन वनस्पतियां हैं, इसका पता अभी तक पूर्ण रूप से नहीं लगा है। इसके कारण से अभी तक हम बायोम का मतलब केवल यही समझते हैं, या हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो पृथ्वी के स्थल खंड में या पृथ्वी के जो स्थल में जो प्राप्त हमको जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, जो पादप हैं, इनके समुदाय का हम सम्मिलित अध्ययन करते हैं, और उसी को हम खास करके बायोम या फिर जीवोम कहते हैं। समझ में आ गई बातें कि कहाँ पर क्या पाया जाता है, कैसे कैसे क्या चीज़ें, ये सब क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो यहाँ तक बातें क्लियर होगी। और बता दें आपको, जो अगला हमने लिखित मॉडल पेपर आपको दिया है पहला वाला, वो भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगला जो आपका आता है, केवल 5 प्रश्न यहाँ से करने हैं आपको। ये लघुत्तरी टाइप का प्रश्न है, खंडबा जो आ चुका है, 200 शब्दों में आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम से आ सकता है। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न आपके समक्ष है कि ज्वार भाटा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्या है? ज्वार भाटा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है परीक्षा में। 200 शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे भाई? अब इन सभी का अगर मैं पूरा का पूरा व्याख्या करूंगा तो शायद आपके उतना ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन फिर भी एक आध दो बता दूं अगर आपको। तो ज्वार भाटा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला प्रभाव आप लिखेंगे कि ज्वार के कारण छिछले बंदरगाहों में जल की गहराई बढ़ जाने से ज्वार से जो क्या होता है, ज्वार के साथ बड़े बड़े जलयान बंदरगाहों के भीतरी भागों तक प्रवेश पा लेते हैं, और इस कारण से ज्वार भाटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने रखने के में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। तो ज्वार जो होता है या ज्वार भाटा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, जो कि हम बंदरगाहों के माध्यम से करते हैं, तो उसके लिए उपयोगी होता है। तो पहला जो है मानव जीवन में उपयोग। दूसरा क्या प्रभाव डालता है? ज्वार भाटा अपने साथ नदियों के मुहाने पर एकत्र कूड़ा करकट बहा करके ले जाता है, जिससे बंदरगाह क्या रहते हैं, साफ रहते हैं। तो दूसरा ये प्रभाव। तीसरा प्रभाव मानव जीवन पर यह है इसका कि ज्वार भाटा से जल विद्युत की उत्पत्ति की जा सकती है, अर्थात जो है बिजली बनाई जा सकती है ज्वार भाटा से। जो उसमें गति होती है, उस ऊर्जा को, जो गतिज ऊर्जा है उसकी ज्वार भाटा की, उस गतिज ऊर्जा को हम लोग जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि उससे बिजली बना सकते हैं। तो चौथा इसका कारण ये, मतलब कि इसका उपयोग ये है कि ज्वार भाटा के कारण महासागरों के जल में निरंतर हलचल रहती है, जिससे शीतोष्ण प्रदेशों के बंदरगाह शीतकाल में जमने मतलब कि नहीं पाते हैं, और वर्ष प्रयत्न व्यापार के लिए खुले रहते हैं। तो ये बात है। पांचवी बात यह है कि ज्वार के कारण समुद्री तटों में परिवर्तन होता रहता है। ज्वार तरंगे जल की सहायता से तट पर अनेक कंदराओं का निर्माण करती, गुफा का निर्माण करती हैं, जिनसे तटों पर कंदराएं या फिर मेहराब जो होती बन जाते हैं। और छठवां आप लिखेंगे प्रभाव, लिख दीजिएगा कि ज्वार भाटा कभी कभी समुद्र तटों पर कंकड़ और बालू के टीले जमा कर देते हैं, जिससे सागर की गहराई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कई चीज़ें हैं जो कि ज्वार भाटा दैनिक जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं।
तीसरा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, वाताग्र क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को बतलाइए। वाताग्र क्या होता है भाई? वाताग्र जो होता है ठंडी और गर्म जो जल राशि जब एकत्र में मिलती है, मतलब आपस में मिलती हैं, तो उस एरिया को हम वाताग्र कहते हैं। लिखिएगा भाई वाताग्र के बारे में। तो वायुमंडल की निचली सतह में विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों की सीमांत सतह के ढालू भाग को हम वाताग्र कहते हैं। जब दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के निकट आती हैं तो स्वभाव की विभिन्नता के कारण से एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, उनके सीमांत प्रदेश उनके पृथक रहते हैं और उसी पृथक भाग को, उसी ढालू भाग को हम क्या कहते हैं? उसी भाग को हम वाताग्र कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ठंडी जलराशि क्या हुई, मान लेते हैं ऊपर जो है मामला ठंड है, ऊपर ठंडी जलराशि यहाँ पर है। अब होता क्या है कि धरातल मान लेते हैं गर्म हुआ कहीं पर, धरातल गर्म होने के कारण से क्या होता है, धरातल कैसे गर्म होगा? सूर्य तप जो है ज़्यादा हुआ, सूर्य तप के कारण से धरातल गर्म हुआ, धरातल गर्म होने से क्या हुई, तो धरातल के संपर्क में जो पवनें आई, जो हवाएं आई, वो भी गर्म हुई। और जब हवाएं गर्म हुई तो गर्म हवाएं हल्की हो जाती हैं, और जब गर्म हवाएं हल्की होती हैं तो वो ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, और जब ये हवाएं ऊपर उठने का प्रयास करेंगी तो ये ऊपर उठ जाएंगी, और जाने के बाद में जब वहाँ पर ठंडी जलराशि से यहाँ पर देखेंगी तो वहाँ पर नहीं मिलना चाहेंगी, अपनी दिशा को परिवर्तित कर देंगी, इस तरीके से निकल जाएंगी। और जो ठंडी हवाएं होंगी वो भी इनसे नहीं मिलना चाहेंगी, वो दूसरी दिशा में निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से ये अपनी अपनी दिशा में निकल जाएंगी, और बीच का जो खाली वाला भाग हो जाएगा, इसी खाली भाग को या फिर इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? इसी खाली भाग को हम वाताग्र कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, और कोई इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं ना आपको समझने की आवश्यकता है। जबकि एक व्यक्ति है पेटरसन महोदय की बात की जाए तो पेटरसन महोदय ने जो है इसके बारे में कहा कि वाताग्रीय सतह तथा धरातलीय सतह का प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को वाताग्र कहते हैं। जो प्रक्रिया वाताग्र का निर्माण करती है उसे वाताग्र उत्पत्ति कहते हैं। वाताग्र नष्ट होने की क्रिया वाताग्र क्षय कहलाती है। वाताग्र की विशेषताओं के बारे में अगर आपको बताएं तो पहली विशेषता वाताग्र की ये होती है कि वाताग्र एक रेखा नहीं बल्कि एक सीमांत प्रदेश होता है। दूसरी बात ये होती है कि वाताग्रों की गति जो होती है 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से होती है। तीसरी बात यह है कि वाताग्र में ऊर्ध्वाधर क्या होती है? गति होती रहती है। चौथी बात इसकी है कि वाताग्रों की उत्पत्ति धरातल से 3000 मीटर से कम ऊंचाई पर ही होती है। और उसके बाद में पांचवी विशेषता इसकी ये है कि वाताग्रों के जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन से समाप्त हो जाते हैं। वाताग्रों के गुणों में परिवर्तन अगर हो जाता है तो वो समाप्त हो जाते हैं वाताग्र। ओके, तो ये कई वाताग्र के प्रकार हैं, जो मतलब कि वाताग्र की विशेषताएं थी, हमने आपको बता दी। अब प्रश्न क्या कह रहा था? वाताग्र के प्रकार बताइए। तो वाताग्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे भाई? वाताग्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है उष्ण वाताग्र, अर्थात जब वाताग्र के सहारे उष्ण वायु आक्रामक होती है, जब गर्म वायु जो होती है आक्रामक होती है तो उष्ण वाताग्र बनता है। उष्ण वाताग्र सदैव दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हैं। ठीक। दूसरी जो वाताग्र होता है उसको शीत वाताग्र कहते हैं। शीत वाताग्र जो होता है उसकी वायु जो होती है ठंडी होती है, तो जब ये आक्रामक जो है करती हैं तो किसके क्या होता है, जो गर्म हवाएं होती हैं उसको ऊपर उठा देती हैं इसके, और इससे जो जब गर्म हवाओं को ऊपर ढकेल देती है तो उससे जो बची हुई भाग होता है उसे शीत वाताग्र कहते हैं। तीसरा क्या होता है? अधिविष्ट वाताग्र। तीसरा कौन सा होता है? अधिविष्ट वाताग्र। जब दो भिन्न स्वभाव की वायु राशियां मिलती हैं तो वाताग्रों की उत्पत्ति होती है। ठंडी वायु गर्म वायु के ऊपर चढ़ जाती है। जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि को उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम से घेर लेती है तो वह वायु जो गर्म वायु होती है उस वायु को ढकेल कर धरातल से ऊपर उठा देती है, और गर्म वायु का धरातल के से संपर्क समाप्त हो जाता है, और अधिविष्ट वाताग्र का जो है उत्पत्ति वहीं पर हो जाती है जब धरातल से गर्म वायु का संपर्क कट जाए। चौथा जो वाताग्र का प्रकार होता है वो होता है अस्थाई वाताग्र। कैसा होता है भाई? अस्थाई वाताग्र। तो अस्थाई वाताग्र जो होता है जब दो वायु राशियां परस्पर समानांतर चलती रहती हैं, मतलब कि जैसे कि वायु राशि मान लेते ये चल रही है, इस प्रकार से चल रही है और वो भी इसी प्रकार से चलती है, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये जब दो वायु राशियां परस्पर क्या होती हैं, जब दो वायु राशियां चाहे इस दिशा में चले, चाहे एक ठंडी वाली इधर जा रही, गर्म वाली इधर निकल गई, तो मतलब कि ऐसी भी हो सकती हैं कि जरूरी नहीं कि एक ही दिशा में चले, ये इधर चल रही है ये इधर भी चल सकती। तो ये आपकी अस्थाई वाताग्र की कैटेगरी होती है। तो और जो बीच का ये एरिया बचेगा, यही एरिया जो होता है आपका, यही आपका वाताग्र हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से।
तो क्या हुआ, जब दो वायु राशियां परस्पर समानांतर चलती हैं तो उनके मध्य वाताग्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस स्थिति में वायु ऊपर नहीं उठती है, अतः वाताग्र अस्थायी हो जाते हैं, तो इसी को हम अस्थायी वाताग्र कहते हैं। वाताग्र चार प्रकार के होते हैं, उष्ण वाताग्र, दूसरा शीत वाताग्र, और तीसरा कौन सा, अधिविष्ट वाताग्र, और चौथा कौन सा, अस्थायी वाताग्र। ओके, क्लियर होगी बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, वलन क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों को बताइए। वलन क्या है, इसके प्रमुख प्रकार को बताइए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, वलन क्या है, इसके प्रमुख प्रकार को बताइए। भाई वलन क्या होते हैं, वलन के प्रकार आपसे पूछा गया है, एग्जाम्स में ये प्रश्न आ सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो वलन कई प्रकार के होते हैं, वलन के बारे में हमने आपको बता दिया वलन क्या है वैसे, और यहाँ पर वलन के बारे में आपको समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं रही है। वलन के मैं प्रकारों को आपको जरूर बता देता हूँ। वलन वैसे, वलन को फोल्डिंग अंग्रेजी में फोल्ड कहते हैं या फिर मोड़ कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्जात बलों के कारण से क्षैतिज संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में संपीड़नात्मक अर्थात जो कंप्रेजन होता है, उसके परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले जो मोड़ होते हैं उन्हीं को वलन कहते हैं, जो कि हमने आपको बताया दिया था। जो फोल्ड होते हैं ऐसे ऐसे ये वाला, इसी को वलन कहते हैं। तो वलन क्या है ये तो आप समझ गए, वलन क्या समझ गए। अब इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान सुनिएगा। वलन की बात की जाती है तो वलन को हम लोग अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि जो है एक होता है आपका सम्मित वलन, जिसको आप क्या कहते हैं, सम्मित वलन को हम अंग्रेजी में सिमेट्रिकल फोल्ड के नाम से जानते हैं। तो सम्मित वलन, जब किसी वलन की दोनों भुजाएं जो होती हैं, जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान रूप से होता है तो उसे सममित वलन या फिर खुले प्रकार का वलन कहते हैं। स्विट्जरलैंड का जो जूरा पर्वत है ये सममित वलन का उदाहरण है। दूसरा जो वलन का प्रकार होता है वो होता है असममित वलन। असममित वलन जो होता है, इसमें क्या होता है कि जब किसी वलन की एक भुजा तो बहुत मतलब कि एक भुजा तो सामान्य झुकाव की होती है, जबकि दूसरी भुजा जो होती है उसका झुकाव अधिक होता है, तब वह छोटी होती है, और तब ऐसे वलन को असममित वलन कहते हैं। ब्रिटेन का जो दक्षिणी जो पेनाइन पर्वत है वो असममित वलन का उदाहरण होता है। ओके, जैसे कि एक भुजा मान लेते सीधी है, लेकिन एक भुजा जो है ज़्यादा एक भुजा ऐसे है, ये ऐसे चली गई, और एक भुजा का ढाल जो है एक प्रकार से तीव्र हो गया, तो ये असममित वलन हो गया। सम्मित वलन ऐसे दोनों भुजाओं का जो है बराबर से ऐसे ये वाला चला जाए। ठीक, आगे समझते हैं। पहला हो गया, दूसरा वलन होगा। तीसरा कौन सा वलन होता है आपका, एक दिग्नत वलन। मोनो जो है क्लिनल फोल्ड्स जो होते हैं उनको एक दिग्नल वलन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी वलन की एक भुजा तो सामान्य झुकाव तथा ढाल वाली होती है, जैसे एक भुजा समान झुकाव या ढाल वाली है, जबकि दूसरी भुजा जो है उस पर समकोण बनाती है, अर्थात ऐसे समकोण त्रिभुजीय बन गया एकदम सीधा, ये होता है आपका एक दिग्नत वलन। जबकि जो हमने इससे पहले बताया था असममित वलन, इसमें एक भुजा तो इसे सीधी होगी लेकिन दूसरी भुजा थोड़ी सी ज़्यादा इससे ढाल होगी, थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब समकोण नहीं बनाएगी, ऐसे होगी। लेकिन जो ये वाला होता है एकदम से सीधा परफेक्ट में होता, तो ये आपका सम्मित वलन हो गया, ये असम्मित वलन हो गया आपका, और ये आपका कैसा होगा, ये एक दिग्नत वलन हो गया। ठीक, समकोण पर काटेगी, और उसका ढाल जो सीधा एकदम से खड़ा खड़ा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे एक समकोण त्रिभुज बना दें तो वो समकोण त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये आपका एक दिग्नत वलन हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइजिंग रेंज है ना, ग्रेट डिवाइजिंग जो रेंज है ये जो है एक दिग्नत वलन का ही उदाहरण है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। जो चौथा उदाहरण है वलन का, चौथा प्रकार जो वलन का है उसको क्या कहते हैं, समनत वलन। समनत वलन को अंग्रेजी में आइसोक्लिनल फोल्ड कहते हैं। क्या, आइसोक्लिनल फोल्ड को हम समनत जो है समनत वलन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब क्षैतिज संचलन के कारण किसी वलन की दोनों भुजाओं पर दोनों सिराओं में समान संपीड़नात्मक बल लगता है, और इसके कारण से क्या होता है, उसकी दोनों भुजाएं समान रूप से झुककर एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। ऐसे वलन को समनत वलन कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान का जो कालचिंता जो है जो पर्वत है वो होता है, जैसे कि एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई, इस प्रकार से जब होता है पर्वत रहते हैं, मतलब कि जो है एक भुजा दूसरी भुजा को कभी काटे ना, इस प्रकार से जब वलन होता है। ठीक है, इस प्रकार से जब वलन होता है आपका ये, कि जैसे कि एक भुजा जा रही है, ये भुजा कभी काटेगी नहीं, ये इसे निकल जाएगी, तो ये क्या होता है, इस प्रकार का जो वलन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार का जो वलन होगा आपका ये समनत वलन होगा। जबकि अगला बात की जाए जो पांचवा वलन होता है आपका, ये होता है परिवलित वलन।
परिवर्तित वलन को अंग्रेजी में जो है रेक्यूम्बेंट फोल्ड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेक्यूम्बेंट फोल्ड के नाम से जाना जाता है। और परिवलित वलन की बात की जाए तो अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण से क्या होता है, जब वलन की दो भुजाएं क्षैतिज रूप में समानांतर हो जाती हैं, क्षैतिज रूप में मतलब इस तरीके से क्षैतिज रूप में क्या होते हैं, समानांतर हो जाती हैं, तब उसे हम जो है परिवलित वलन कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का जो कैरिक कैसल जो पर्वत है वो इसका उदाहरण है। ओके, जो छठवां प्रकार का वलन होता है उसको हम वाह्य उत्क्रम वलन कहते हैं। ओवर थ्रस्ट फोल्ड के नाम से आना था उसको। तो जब उत्क्रम के कारण से क्या हो जाता है, ऊपर उठे भाग को बाह्य उत्क्रम वलन कहते हैं। ज्ञातव्य है कि जब अत्यधिक संपीड़न के कारण परिवलन मोड़ का एक खंड खिसक कर दूसरे खंड के ऊपर चढ़ जाता है तो इस क्रियाकलाप को हम उत्क्रम कहते हैं। जैसे कश्मीर का जो पीर पंजाल वाला इलाका है या फिर गढ़वाल का जो हिमालय है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ऐसी इस प्रकार से कि एक का भाग जो दूसरे पर ऐसे मान लेते हैं ये बना हुआ है, अब इसी पर जो है दूसरा जो है भाग जो है ये बना हुआ है, इस पर जो है दूसरा भाग ऐसे चढ़ जाए यहाँ पर, ये ठीक इस प्रकार से कुछ हो। ये एक प्रकार से कैसा होता है, ये आपका होता है बाह्य उत्क्रम वलन। जबकि सातवां जो होता है पंखा वलन होता है एक, जिसको फैन फोल्ड्स कहते हैं। तो क्षैतिज संचलन के समान रूप से क्रियाशील ना होने के कारण से विभिन्न स्थानों में संपीड़नात्मक मतलब कि संपीड़न बल की क्या हो जाती है, भिन्नता होती है। उस भिन्नता के कारण से क्या होता है, पंखे के आकार की वलित आकृति बन जाती है और उसी पंखे की आकृति के वलन को हम पंखा वलन कहते हैं। और जो आठवां होता है आपका ये ग्रीवा खंड होता है, नोप्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। इसके क्या होता है कि जब परिवलित मोड़ की एक भुजा टूट करके क्षैतिज संचलन एवं संपीड़न के जारी रहने के कारण पर क्या होता है कि कई किलोमीटर दूर जाकर के अन्य किसी चट्टान पर चढ़ जाती है, तो उसे ग्रीवा खंड कहते हैं। ध्यातव्य है कि कश्मीर का जो एक ग्रीवा खंड है घाटी, उसमें एक ग्रीवा खंड का उदाहरण एक देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से ये वलन के उदाहरण हमने बता दिए, निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, प्रमुख प्लेटों के नाम बताइए। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, इसके जो है नाम आपसे पूछ रहा है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भाई जो है बड़ा ही फेमस जो है सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात की जाए तो इसकी इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 ईस्वी में किसने किया था? 1962 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं हैरी हेस, और उन्हीं हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक अर्थात प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या जो है वो नहीं कर पाए थे। और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या बाद में आकर के एक व्यक्ति हैं श्रेय डब्ल्यू जे मार्गन। तो श्रेय डब्ल्यू मतलब कि इनको सॉरी जो है वैज्ञानिक व्याख्या करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो डब्ल्यू जे मार्गन को जाता है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में मैकेंजी, पार्कर और होम्स इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक बाद में रहे हैं। और यह सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्री तली प्रसारण और ध्रुवीय परिभ्रमण और द्वीप चाप हो गया, और इसके बाद में महाद्वीपीय कटक हो गए, इन सभी के उत्पत्ति के बारे में भी बताता है हमको। तो ये बात ध्यान रखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यही है। अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है, आप प्लेटें जो है एक दूसरे के क्या हो रही हैं, एक दूसरे की ओर खिसक रही हैं, यही आपसे जो है यहीं पर बताया जा रहा है कि प्लेटें जो है एक दूसरे की ओर क्या खिसक रही हैं। तो यही होता है आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। किसी दिन मैं समझा दूंगा आपको विस्तार से। हालांकि प्रमुख प्लेटों के नाम आपको लिखने के लिए अगर पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, नासा आप लोग जानते होंगे एक संस्था है, नासा अमेरिका की एक प्रकार से रिसर्च एजेंसी है। और नासा ने प्लेटों की संख्या कितनी मानी है, 100 तक बताई है, परंतु अभी तक मात्र 7 बड़ी प्लेटें मिली हैं और 20 छोटी प्लेटों का जो है पहचान हो पाया है। उसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो पहली 7 जो बड़ी प्लेटें हैं उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली आपकी है अंटार्कटिका प्लेट, दूसरी है आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, तीसरी जो प्लेट है आपकी वो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, चौथी प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, और पांचवी प्लेट आपकी है इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, और छठवीं प्लेट जो है आपकी अफ्रीकी प्लेट है, और सातवीं प्लेट जो है उसका नाम है यूरेशियाई प्लेट। कौन सी है? यूरेशियाई प्लेट। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो प्लेटें हैं, ये तो 7 बड़ी प्लेटें, इनका नाम लिख लीजिएगा। पहला कौन सा? अंटार्कटिका प्लेट, दूसरी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, तीसरी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, चौथी प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, छठवीं अफ्रीकी प्लेट और सातवीं यूरेशियाई प्लेट। ओके, और जो अगली और भी तमाम सारी जो हैं उनके नाम आप लिख लीजिएगा। लगभग जो है कुछ महत्वपूर्ण जो हैं उनके नाम में जैसे कोकस प्लेट हो गई, फेमस है, नजका प्लेट हो गई आपकी, और अरेबियन प्लेट हो गई, और आपकी जो है फिलीपीन प्लेट हो गई, और कैरोलिन प्लेट हो गई, और आप बोल सकते हैं फ्यूजी प्लेट भी ले सकते हैं, और आप जो है स्कोसिया प्लेट हो गई, और इसके साथ ही आप कैरेबियन प्लेट भी जो है ले सकते हैं आप। और भी तमाम सारी प्लेटें जैसे कि सोमाली प्लेट भी आप ले सकते हैं। और कोकस बता देना,
उसके बाद में आप जो है तिब्बती ले सकते हैं, हाँ तिब्बती ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी तमाम सारी प्लेटें हैं। तो ये छोटी छोटी प्लेटें हैं जो कि भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने आपको बता दी। ओके, तो क्लियर होगी बातें। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 6वां नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया से बनी प्रमुख भू आकृतियां बताइए। ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो उसके परिणाम स्वरूप कौन कौन सी जो है आकृतियां बनती हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ज्वालामुखी कारण से बहुत सारी आकृतियां बनती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय अनेक प्रकार के ठोस, अर्धद्रव और गैसीय पदार्थ जो है निकटवर्ती क्षेत्रों में फैल जाते हैं, और उसके फैलने के कारण से जो है वहाँ पर जमा हो जाते हैं। इससे धरातल पर अनेक प्रकार की जो है चित्र या आकृतियां बन जाती हैं, जैसे कि शंकु बन गया, बीबर बन गया अर्थात क्रेटर, कड़ाह बन गया, कालडेरा बन गया, लावा गुंबद बन गया, लावा पठार बन गया। इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण जनरली आप देख सकते हैं। वैसे भू आकृतियां एवं भूतल से नीचे बनी आकृतियों को हम लोग जो है बांट सकते हैं। तो पहली आकृति जो होती है, कुछ ज्वालामुखी क्रियाता के कारण से जो ज्वालामुखी के बाहर जो मटेरियल निकलता है उससे आकृतियां बनती हैं, और कुछ अंदर फैल जाती हैं उससे आकृतियां बनती हैं। तो पहले जो बाह्य भूमि आकृतियां उनको आपको बता दें। तो पृथ्वी के बाहर जो आकृति बनती है वो शंकु, पहला तो क्या बनता है भाई, शंकु बनता है। एक शंकु के आकार का होता है। ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली पहली एवं विशेष महत्वपूर्ण जो आकृति होती है वो जो है इसके निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके जमाव से बनती है, और इसका आकार शंकु के जैसा त्रिकोणाकार होता है, इसीलिए इसी को शंकु कहते हैं। तो शंकु कई प्रकार के होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि अम्लीय लावा शंकु या पैठिक लावा शंकु हो गया, मिश्रित लावा शंकु हो, मतलब मिश्रित शंकु, सिंडर शंकु, पाराश्रित शंकु, गुंबदाकार शंकु, गीवो शंकु, ये सब शंकुओं के निर्माण होते हैं। इसके और भी बात की जाए, जैसे कि जो बाहर आकृतियां बनती हैं, जैसे कि उसमें आपका बीबर हो गया, बाहर बनता है। तीसरा कालडेरा हमने आपको समझा ही दिया था, गड्ढा होता है बड़ा सा। चौथा लावा पठार या फिर समतल पठार बन जाता है उससे। और पांचवा क्या, मेसा बन जाता है, या फिर ब्यूट या फिर हॉग बेक जो बन जाता है। छठवीं बात आप लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी द्वीप भी बन जाते कभी कभी। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी का लगातार जो है किसी समुद्र में मान लेते हैं ज्वालामुखी निकली किसी पर्वत पर, और उसके बाद में ज्वालामुखी का लावा फैलता गया और समुद्र पर जो है फैलता गया। इसके कारण से वहीं पर जो है क्या हो गया, वो चट्टान बन गई, और उसके कारण से क्या होगा, वहीं पर द्वीप बन गया। तो ये कई आकृतियां जो बाहर बनती जो हमने आपको बताई। अब कुछ पृथ्वी के अंदर ही आकृतियां बन जाती हैं, उनमें आप क्या नाम लिखेंगे, पहला लिख दीजिएगा बैकोलिथ, बैकोलिथ हो गया। दूसरा क्या, लेकोलिथ। तीसरा क्या हो गया, फेकोलिथ। चौथा कौन सा हो गया, लेपोलिथ। पांचवा कौन सा, सिल बन जाती है। छठवा क्या, डाइक हो गया। सातवां क्या, ज्वालामुखी पलम। ये 7 आकृतियां, फिर और आकृतियां हैं, लेकिन 7 आकृतियां फेमस हैं। कौन कौन सी, बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक, ज्वालामुखी पलम, ये तमाम सारी चीज़ें बन जाती हैं, जो कि हमने आपको बता दी। निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गई होंगी बातें, और आपके सारी डाउट्स जो हैं ये क्लियर हो रहे हैं। आपको बस इतना लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल की विभिन्न परतों का उल्लेख कीजिए एवं उसका नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न क्या है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों का उल्लेख कीजिए एवं उसका नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो वायुमंडल की आप जो है विभिन्न परतों के बारे में अगर मैं बताऊं तो पहली परत आपकी कौन सी होती है, पहली परत को परिवर्तन मंडल कहा जाता है। दूसरी परत को हम समताप मंडल, और परिवर्तन मंडल को क्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है, बात ध्यान रखेंगे। धरातल से 12 किलोमीटर तक मानी जाती है ये। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, विकिरण, संचालन, संवहन, ये सब इसी में होता है। आंधी तूफान, मेघ गर्जन, ये सब जो जितनी मौसमी क्रियाएं होती हैं सब की सब किसमें होती हैं, कोहरा, बादल, जो है ओला तुषार, ये सब जो है मौसमी घटनाएं जितनी होती हैं सब परिवर्तन मंडल अर्थात क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम से प्रश्न पूछता है कि क्षोभ मंडल को किस और नाम से जाना जाता है, तो क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा जो मंडल होता है आपका वो समताप मंडल होता है। समताप मंडल परिवर्तन मंडल की ऊपरी सतह जो होती है उसी को कहते हैं, और जिसकी ऊंचाई तथा जो है ऊपरी सीमा के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, और इसी हिसाब से लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। तो जो है 50 किलोमीटर कुछ लोग बताते हैं, और कुछ लोग जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापक्रम बात करें, मतलब अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। उसमें ज़्यादा भ्रमित मत होइएगा, एग्जाम से पूछा नहीं जाएगा। दूसरा कौन सा है आपका समताप मंडल, इसमें तापमान क्या होता है, समान होता है, और मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा जो मंडल होता है उसको हम ओजोन मंडल कहते हैं, जिसी को हम क्या कहते हैं, ओजोन मंडल जो होता है उसको हम कहते हैं, तीसरे मंडल को ओजोन मंडल, सॉरी ओजोन मंडल बोल रहा हूँ। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल होता है, समताप मंडल में ही ओजोन मंडल होता है। आपसे पूछेगा कि ओजोन मंडल कहाँ पर पाया था, तो समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, समताप मंडल के निचले भाग में 12 मतलब 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ओजोन गैस जो है उसकी प्रधानता पाई जाती है, और उसी मंडल को हम ओजोन मंडल कहते हैं। ठीक है,
तो आपसे एग्जाम से ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछता है कि जो है ओजोन मंडल किस मंडल को कहा जाता है, ओजोन मंडल कहाँ पर पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। आपसे कहेगा कि ओजोन मंडल की ऊंचाई कहाँ, मतलब ओजोन गैस कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ओके, क्लियर की बातें। चलिए, तीसरा मंडल कौन सा आपका मध्य मंडल होता है, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला भाग मध्य मंडल कहलाता है। और इसमें तापक्रम जो होता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच करके न्यूनतम 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। और जो चौथा मंडल होता है वायुमंडल का, उसको ताप मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल है भाई, ताप मंडल होता है, यानी जिसको ताप मंडल को आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा आयन मंडल या ताप मंडल कौन सा है, तो वही होता है आपका, ठीक है। आयन मंडल और ताप मंडल एक ही बात है। और अगले बात में जितनी इसमें जैसे कि ताप मंडल जो आयन मंडल होता है, इसी में क्या होता है, ताप मंडल या आयन मंडल में ही सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो जितनी भी आपके वो छोड़े जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या यार वो होता है सैटेलाइट वगैरह जो सेट किए जाते हैं, जैसे जो कैमरा ऊपर लगा हुआ है, आप कहते हैं नहीं कैमरा लगा हुआ बहुत ज़्यादा, अभी गाँव वगैरह में जाएंगे कहेंगे ऊपर एक कैमरा लगा है, मोदी देख रहे हैं वहीं से बैठक कि कौन किसको वोट डाल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कैमरा वाला की पूरी दुनिया देख रही है, सब कहते हैं कि नहीं, तो कैमरा ऊपर लगा हुआ है, तो सैटेलाइट जहाँ पर जो है लगाए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, वो आपका कौन सा मंडल होता है, वो आपका आयन मंडल ही होता है। और पांचवा मंडल आपका कौन सा होता है भाई, पांचवा मंडल आपका होता है आयतन मंडल, या फिर जिसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग जो कि 640 किलोमीटर के ऊपर स्थित होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसकी जानकारी विशेष रूप से प्राप्त नहीं होती वैज्ञानिकों को, तो वो उसको आयन मंडल के नाम से जाना है। ओके, सॉरी आयन मंडल बोल रहा हूँ, आयतन मंडल जिसको वायुमंडल कहा जाता है। क्लियर होगी बातें, क्लियर होगी भैया। चलिए, और ताप मंडल को हम लोग जो पहला आपका ताप मंडल को अंग्रेजी में थर्मोस्फियर, और मध्य मंडल को मेसोस्फियर, और स्टेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, तमाम प्रकार के जो है अंग्रेजी में कहा जाता है, तो अंग्रेजी में भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर, भू संतुलन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। भू संतुलन माने होता है, चूंकि आप देखेंगे धरातल पर जो होगा पर्वत पढ़ाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, महासागर हैं, महाद्वीप हैं, तमाम प्रकार की चीजें जो है यहाँ पर हैं, उच्चावच तमाम रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके आकार में पर्याप्त अंतर भी पाया जाता है। फिर भी क्या होते हैं, ये आकृतियां धरातल पर अव्यवस्थित रूप से हैं, लेकिन इस प्रकार से क्या होता है कि जो आकृतियां हैं एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित हैं। पृथ्वी पर जो ये संतुलित जो चीजें बनी हुई हैं, अर्थात जो कहीं पर ऊपर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर नदियां, कहीं पर झील झरना है, लेकिन क्या होता है कि जब पृथ्वी घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है, ठीक है, अपने अक्ष पर भी घूमती है लट्टू की भांति, और इसके साथ ही साथ वो पूरे के पूरे किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन पर्वत का ऐसा नहीं कि पर्वत का जो है टूट करके जो है ऊपर से गिरे नीचे जो है गिर पड़े घूमने पे पृथ्वी के, ऐसा नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि जो है नदियों के जल जो है बाहर निकल करके चलने लगे, ठीक, ऐसा भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, यही मतलब कि एक संतुलित चीजों में फिक्स है, मतलब जैसे तराजू का बांट होता है, तराजू का जैसे कि ये कांटा जो है इस पर फिक्स हो जाए, इधर वाला पड़ला जब ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ढालू होगा, इधर ढालू होगा। लेकिन पृथ्वी का जो संतुलन है, मतलब कि एक प्रकार से सुई का जो कांटा है इसका, ये सुई का कांटा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एकदम से बीच में है, सुई का कांटा एकदम से बीच में है, और इसी बीच में जो रहेगा कि मतलब कि हर एक चीज होते हुए भी, मतलब नदी, तालाब, झरना, कुआं, तमाम सारे घर वार बहुत सारे बने हुए हैं, तो ये तमाम सारी चीज़ों को होने के परिणाम स्वरूप भी ये क्या है, संतुलन बनाए रखें, तो यही भू संतुलन का सिद्धांत होता है। संतुलन मतलब कि पृथ्वी पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की उच्चावच, अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं, लेकिन फिर उन सब में क्या होता है, संतुलन बनाए रखना ही क्या होता है, यही होता है। तो एक व्यक्ति है, संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अमेरिकी भूगोलवेत्ता डटन है, और डटन महोदय ने सबसे पहले 1859 ईस्वी में संतुलन शब्द का प्रयोग किया था, और उनका मुख्य उद्देश्य धरातल के ऊपर स्थित भागों तथा नीचे स्थित भागों में संतुलन स्थापित करने को लेकर के इन्होंने कहा था, संतुलन शब्द का प्रयोग किया था। ओके, डटन महोदय के अनुसार धरातल के ऊपर स्थित भागों तथा नीचे स्थित भागों का भाग मतलब बराबर है भार, और मतलब कि जितना भी भाग ऊपर स्थित है उतने भाग मतलब कि भार नीचे है, दोनों बराबर है। ऊपर उठे भागों का घनत्व तो कम है, और नीचे धंसे हुए भागों का जो घनत्व है वो अधिक है, और इन सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। इस आधार पर तल को सम दबाव तल और समतोल तल अथवा क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है, इनके अनुसार इन्होंने कहा डटन महोदय ने। ओके, तो ये बात है, ये क्लियर हो गई, भू संतुलन समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न आपके समक्ष भाई 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, घास प्रदेशीय बायोम को संक्षेप में बताइए। घास प्रदेश बायोम को संक्षेप में बताइए, आपसे पूछा गया है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न है। घास प्रदेशीय बायोम को संक्षेप में बताइए। तो घास प्रदेश बायोम की बात की जाए, जिसको ग्रासलैंड बायोम्स कहा जाता है, तो संसार के घास मैदानों को जलवायु के आधार पर बृहद रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं।
पहला होता है आपका उष्ण कटिबंधीय घास के बायोम और दूसरा होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के बायोम। जो उष्ण कटिबंधीय घास के बायोम होते हैं उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा की कम मात्रा के कारण से वृक्ष अधिक विकसित नहीं हो पाते हैं, वहाँ घासों के विकास के लिए अनुकूलतम जलवायु मिलती रहती है, जिसे समग्र रूप से सवाना हो गया, जैसे कि सवाना अफ्रीका में पड़ता है आपका। सवाना प्रकार के जो घास बायोम है दक्षिणी अफ्रीका में ब्राज़ील हो गया आपका, और अफ्रीका में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सभी में सवाना प्रकार के जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो है वेनेजुएला, कोलंबिया, लानोज, ब्राज़ील में कंपोज हो गया, मतलब कि वेनेजुएला में और कोलंबिया में लानोज कहा जाता है इसी घास के मैदान को। अफ्रीका में और इन सब में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन सब में सवाना कहा जाता है। और ख़ास करके बात की जाए अफ्रीका में पार्कलैंड भी कहा जाता है। कभी कोई पार्कलैंड जो घास के मैदान होते हैं वो भी उष्णकटिबंधीय मैदान में आते हैं। और दूसरा जो आपका प्रकार होता है भाई, दूसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है? दूसरा जो प्रकार होता है वो शीतोष्ण घास प्रदेश होते हैं। जैसे कि शीतोष्ण घास का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होता है, जबकि जो उष्णकटिबंधीय होता है इसका दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीप है उनके आंतरिक भागों में पाया जाता है, जहाँ महाद्वीपीय जलवायु का विकास हुआ हो तथा शुष्कता का साम्राज्य, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती हो। और घास बायोम को दो उपवर्गों में यहाँ पर बांट सकते हैं। तो स्टेपी घास के मैदान ठंडे, मतलब कि स्टेपी और प्रेरी। स्टेपी और प्रेरी जो है वो शीतोष्ण घास प्रदेश के मैदान या फिर बायोम कहे जाते हैं। स्टेपी घास बायोम जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर जो है ऊंची घासों का जो है चटाई नुमा आवरण पाया जाता है। जबकि जो प्रेरी घास बायोम होता है उसकी लंबाई स्टेपी से अधिक होती है। यहाँ अपेक्षाकृत आर्द्र क्षेत्रों में जो है स्थित होने के कारण से 40 से, मतलब कि 45 से 60 सेंटीमीटर की लंबी घासें यहाँ पर पाई जाती हैं। और इस बायोम की जो उष्ण, मतलब शीतोष्ण घास जो प्रदेश का बायोम है, इसको उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे प्रेरी कहा जाता है, यूरोप में इसे स्टेपी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के प्रदेश को क्या कहते हैं, तो उसको प्रेरी कहते हैं। यूरोप में पूछेगा क्या कहते हैं, तो यूरोप में उसे स्टेपी कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान को। आपसे पूछेगा अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे, ओके। ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेगा आपसे। तो अधिकांश घास के मैदान मानव क्रियाकलापों का प्रतिफल होते हैं। शीतोष्ण घास के प्रदेश विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रूर स्थल हैं। इस स्टेपी बायोम का सर्वाधिक विकास रूस के जो है जो चरनोज्म मृदा है, उसी चरनोज्म मृदा में आप देखेंगे तो स्टेपी जो बायोम है वो अधिक मात्रा में मिलेगा। रूस का एक क्षेत्र है, वहीं पर चरनोज्म मिट्टी पाई जाती है। रूस की एक मिट्टी का प्रकार है चरनोज्म, तो वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो हमने अभी तक जो है 8 लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए, 10 हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर आपको बता दिया और सारे के सारे आपको समझा दिया। निश्चित तौर पर अगर आप लोगों ने ये समझ लिया, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर ये कॉन्फिडेंस मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐप मेरा लॉन्च हुआ है, हिंदी वाले छात्र हैं, वहाँ पर कोर्स देख सकते हैं। बाकी जियोग्राफी का जो है जो इसकी PDF वगैरह होगी, मैं उसको जो है ऐप पर आपको दे दूंगा। ये PDF वगैरह ऐप पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा वहीं से, ठीक है। और भी आपको कंटेंट वहाँ पर मिलता रहेगा, तो आप लोग ऐप डाउनलोड करें। आने वाले समय में सेकंड सेमेस्टर की तैयारी होगी आपकी, अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से आपके करवाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों ने हिंदी का पेपर अभी हमने सॉल्व किया, अगर उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा जाकर के। हिंदी का पेपर हमने सॉल्व कर दिया, कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर हुआ था, मेरे पास आया, हमने आपको उसको सॉल्व करके दे दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ था। तो ये वीडियो चाहे ऑब्जेक्टिव वाले देखे चाहे लिखित वाले देखे, दोनों के लिए हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया है। बहुत ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें इसमें, और कॉन्सेप्चुअल आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। केवल 2 प्रश्न यहाँ से करने हैं, खंडसा है ये, 200 मतलब 500 शब्दों में इसके उत्तर आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें इन प्रश्नों के उत्तर जो है मैं यहाँ पर बताने में जो है समर्थ नहीं हूँ। यहाँ पर बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा, आसानी से आप पढ़ लेंगे। जैसे इस पहला जो प्रश्न 10वां नंबर, इसका उत्तर तो आपको मिल जाएगा। चैप्टर 1 में हमने विस्तार से समझा दिया है, बोर्ड पर पढ़ाया है, उसमें हमने भौतिक भूगोल की परिभाषा को, उसके अर्थ को, उसकी जो है प्रकृति को, उसकी विषय क्षेत्र को खूब समझा दिया, आप उसको देख लीजिएगा। तो प्रश्न क्या है कि भौतिक भूगोल का अर्थ आप पढ़ लीजिएगा, परिभाषा पढ़ लीजिएगा, प्रकृति पढ़ लीजिएगा, विषय क्षेत्र पढ़ लीजिएगा। अर्थात जो मतलब कि डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, मीनिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में आता है। तो ये प्रश्न आपका अगर ये पढ़ लेंगे तो लगभग आपका 10 नंबर तो तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के भूगार्भिक समय मापक पर एक लेख लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आ सकता है एग्जाम से में, ये बात ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 12वां नंबर प्रश्न है, डेविस के भौगोलिक चक्र अर्थात अपर्दन चक्र जो डेविस का है, डेविस महोदय हैं, मतलब डेविस व्यक्ति हैं एक और उन्होंने भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने भौगोलिक चक्र अर्थात अपर्दन अपर्दन को लेकर के जो है अपर्दन होता है, अपर्दन माने होता है कि किसी जो है माध्यम के साथ कोई जो वस्तु है कट टूट करके बह जाए तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन चक्र की सचित्र विवेचना जो है इन्होंने बताई, मतलब कि इन्होंने विवेचना करी है, मतलब कि डेविस ने बताया है जो है अपर्दन चक्र के बारे में, इसके सिद्धांत दिया है। तो उसी सिद्धांत की आपको सचित्र विवेचना करनी है और उसके साथ ही साथ आपको बताना भी है कि यह प्यंक महोदय ने भी अपर्दन का चक्र का सिद्धांत दिया है। तो किस प्रकार से अपर्दन मतलब कि जो प्यंक ने दिया है उसका अपर्दन का सिद्धांत और किस प्रकार से डेविस का जो अपर्दन का सिद्धांत, दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है अर्थात भिन्न है, दोनों में क्या अंतर है इसको आपको बताना है। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एग्जाम से आ सकता है, 13वां नंबर प्रश्न है कि महासागर भविष्य के संसाधनों के भंडार के रूप में है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि महासागर भविष्य के संसाधनों के भंडार के रूप में है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि पर्वत निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो है उसके बारे में बताएं। भू अभिन्नति सिद्धांत या भूसन्नति सिद्धांत कुछ भी कहो, या पर्वत निर्माण सिद्धांत है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बारे में हमने आपको विस्तार से अभी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हमने आपको समझा दिया है। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं आपको जल्द ही और भी समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इससे आपकी सारे के सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। मैं जल्द ही और भी, जैसे कि आप लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव में वीडियो चाहिए तो ऑब्जेक्टिव में दे दूंगा। लिखित मॉडल पेपर इससे पहले एक और अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर इससे पहले आप देखेंगे, एक वीडियो मेरी 4 घंटे की है, 2021 में बनाई थी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे उसको हमने दे दिया है। और 2-3 मॉडल पेपर लगभग पड़े हुए हैं ज्योग्राफी के, उसको देख लीजिएगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्टिव बोलो तो एक आध मॉडल पेपर मैं और दे दूंगा। आपके पेपर कब है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपके सब्जेक्ट जो है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि जो है ये हिंदी वाला जो हिंदी काव्य का पेपर हुआ था कानपुर विश्वविद्यालय का, ये हमने आपके समक्ष जो है वीडियो दे दी है। रात के 8 बजे से ये लाइव क्लास हुई थी। ये प्रथम सेमेस्टर के, इसमें 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। तो ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हिंदी वाले चाहे लिखित वाले हैं, दोनों इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। ओके, तो आप लोग दोनों वाले इस वीडियो को जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए, पेपर में पूछे गए थे उन सभी को हमने सॉल्व कर दिया है। ओके, और कैसे पेपर को सॉल्व करना है उसमें हमने ये भी बताया है। और ये लिखित मॉडल पेपर आपका अगर जो होम साइंस के हैं छात्र छात्राएं, अगर होम साइंस वाला नहीं देखा तो होम साइंस का देख लीजिएगा। ये हमने होम साइंस का लिखित मॉडल पेपर दिया है, इसको भी देख लीजिएगा। ओके, इसी प्रकार से हमने हिंदी का भी मॉडल पेपर आपको दे दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। सॉल्व वाला 2 मॉडल पेपर हिंदी के दे चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के, लिखित के सभी के दे चुका हूँ। तो आप सभी के सब्जेक्ट के मिल चुके सकते हैं। आपके और सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसका भी लिखित मॉडल पेपर आपको दे दूंगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।